शुरू करें? चलिए, स्टाइलस की तरह। सो कल क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में? पंडित जवाहरलाल नेहरू तक था, ठीक है। सो विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू से, बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे आईआर पढ़ के आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा पूरे के पूरे प्रिपरेशन का, और जो पहले आपको अगेन जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है आपका, ताकि आपको यूटिलिटी पता चले जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फाइन, देयर इज़ द यूटिलिटी ऑफ इट। सो इसका यूटिलिटी ये है कि मैंने पहले भी कहा होगा कि आईआर में आपने जो भी 8 से 10 घंटे इन्वेस्ट किए हैं, उसका ये फ़ायदा हुआ कि आपके कम से कम प्रिपरेशन के 100 से 150 घंटे बचेंगे। सो व्हाट इज़ द सी सेट का कैलकुलेशन है ना? क्या कैलकुलेशन है? कि आप यदि आईआर के कितने पढ़ रहे हैं कि स्टाइलिस कहाँ से आता है, अभी आ नहीं रहा। So the calculation is like, if you are investing for example 40 से 45 घंटे का रहेगा पूरा का पूरा, इट में गो 2-4 घंटा ऊपर नीचे, 50 घंटे ले लें। फाइन, 50 घंटे में उन्होंने ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स इन्वेस्ट कर दिया है अपना, ठीक है। 8 to 10 आवर्स इन्वेस्ट कर दिया है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपने जो 8 से 10 घंटे आपने इन्वेस्ट किए हैं, इट विल रिजल्ट इन कि आपके कम से कम नहीं कोई तो 150 आवर्स ऑफ द प्रिपरेशन विल बी सेव्ड। कितना होगा? आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है, दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट जो है, ऑलमोस्ट 50 आवर्स का है ऑलमोस्ट, लेकिन इट विल सेव योर 150 आवर्स। ये कम से कम होगा, इट कैन गो अप टू लाइक 200 आवर्स। मैं जो बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ दिस आर्टिकल। फाइन, आर्टिकल में मैं आपको बस दिखाऊंगा कि कैसे यू कैन सेव योर टाइम बाय जस्ट बिल्डिंग योर कंसेप्ट्स एंड ऑल। फाइन, एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, नाम है इसका सी राजा मोहन। क्या नाम है? सी राजा मोहन इज़ वेरी नोन फॉर ए फॉरेन पॉलिसीज पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। फाइन, जैसे अशोक गुलाटी जी का एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा आर्टिकल आता है, सी राजा मोहन का फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा आर्टिकल। सो वी विल बी डिस्कसिंग वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द सी राजा मोहन जी, जहाँ पे उन्होंने वेरियस कंटूर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज की बात करी, जो हमने पढ़ा भी है, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या वो कहना चाहते हैं और क्या हमें उसका फायदा होगा। फाइन, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिकल? So those who are online, good afternoon to you all. So what is the name of the article? नहीं, वो तो लिखा है, राइटर का नाम है इंडिया नीड ए न्यू इंटीग्रेटेड अप्रोच टू यूरेशिया। क्या है आर्टिकल का नाम? सो लेट अस ट्राई टू सी एक्चुअल आर्टिकल, दैट इज क्या लिखा हुआ है, द यूरोशियन अपॉर्चुनिटी, ये लिखा हुआ है। यूरेशिया हमने पढ़ा है क्या? पढ़ा है, याद कीजिए। मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई होंगी, जिसमें ये बताया होगा, एक थ्योरी ये कहती है कि आप सेंट्रल एशिया को, याद कीजिए, वन ऑफ द क्लास में मैंने बताया है आपको कि आप सेंट्रल एशिया पे कब्जा कीजिए, और एक बात आपने इंडियन ओशन पे कब्जा किए, और तीसरा था कि सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन दोनों पे कब्जा कीजिए, यही था ना? वही तो बात कर रहे हैं, दैट इज सेंट्रल एशिया को तो यूरेशिया कहते हैं हम लोग। फाइन, ये यूरेशिया का ही पार्ट है, इसको अलग अलग नाम दिया था, इसमें यूरेशिया भी है, नोमेनक्लेचर अलग अलग, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द यूरोप एज वेल एज एशिया, इसलिए इसको यूरेशिया कहते हैं। फाइन, इन्होंने ये बात करी कि इंडिया को क्या करना है, क्या बोल रहे हैं, इंडिया में यूरेशिया में इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटी, दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। आपको ये पढ़ के क्या लग रहा है कि क्या बात करेगी उन्होंने? बस आर्टिकल देख के क्या लग रहा है, क्या बात करी होगी उन्होंने? ठीक है, और गुड 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 गुड। पहला आपने बोला दैट इज यूरेशिया या सेंट्रल एशिया की क्या है, इसको यूरेशिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूरेशिया में इंडिया, आपने क्या बोला पहले कि फ्रेंडली रिलेशन क्यों बनाने चाहिए इंडिया को। फाइन, ये आपको पता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है ये। दूसरा भी क्या बोला आपने? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी दूसरी बोली आपने,
सो आपको ये दो चीज़ एटलीस्ट पता है कि फ्रेंडली रिलेशन यहाँ पे स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, प्लस कनेक्टिविटी को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और कैसे आप टाइम बचा सकते हैं आपके पुराने जो अपने आईआर में पढ़ रखा है। सो आप घर जाके, मैं इसको लिंक भी दे दूंगा, आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, आप घर जाके पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जो हमने क्लासरूम में पढ़ा है बस यही वो बात कर रहे हैं। और ये बहुत पुराना आर्टिकल नहीं है, कब का है ये? 10 नवंबर 2021 का आर्टिकल है। और इस टाइप की आर्टिकल जितनी भी आएगी जिसमें यूरेशिया की बात होगी, सेंट्रल एशिया की बात होगी, सब में वही बात होगी। कौन सी थ्योरी जो हमने पढ़ी थी? जो हमने पढ़ी थी मोहन की थ्योरी, या फिर हमने जो पढ़ी थी मैककाइंडर की थ्योरी, वही थ्योरी करिए। इसमें करें कि रिलेशंस आप अच्छे कीजिए यूरेशिया से, बिकॉज यूरेशिया इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि गेटवे ऑफ द यूरोप है। यूरोप में क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, प्लस आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाती है, प्लस चाइना फैक्टर मैंने बताया होगा कि वहाँ पे लड़ाई चल रही है चाइना में, इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में भी बताया होगा। सो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लड़ाई क्यों चल रही है? क्योंकि इट इज़ नॉन एज द हार्ट ऑफ द एशिया। ये सब पढ़ा हुआ हमने। हार्ट ऑफ एशिया क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एकदम से बीच में है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत होता है, वीट का मैंने बोला होगा, ठीक है ना। ऑल्सो हमने कहा कनेक्टिविटी में कि ये एशिया से भी कनेक्ट कराती है और यूरोप से भी कराती है, दो कॉन्टिनेंट से एक ही जगह रास्ता है, प्लस वेस्ट एशिया से भी कनेक्ट कराती है और अपना इधर भी कनेक्ट होती है, कहीं पे भी कनेक्शन। तो कनेक्शन एक्चुअली इसका कनेक्शन का जो रूट है जो अपना यूरेशिया का है, तो लगा लीजिए ये सेंट्रल एशिया का दिया ना, तो आप एशिया आ जाइए वो भी ठीक है, आप वेस्ट एशिया जाइए वो भी ठीक है, आप रशिया चला जाइए वो भी ठीक है, आप यूरोप तो जा ही रहे हैं। फाइन। सो इतनी चीज़ों को कनेक्ट करा रही है, तो क्या आर्टिकल में लिखा होगा? यही सब लिखा होगा। फाइन, जो हमने पढ़ा भी है। फाइन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आर्टिकल लिखते हैं और कैसे आपका टाइम सेव होगा। तो आपको पता है कि यूरेशिया की क्या इंपॉर्टेंस है, और यही इन्होंने पूरे के पूरे आर्टिकल में अलग अलग जगह लिखा हुआ है। फाइन। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा आर्टिकल है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जो पूरी की पूरी बात करी जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बताइए आपको ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है। पढ़ चुके हैं तो क्यों रिपीट करना? बिकॉज वी आर स्मार्ट पीपल। हम लोग गधों वाला काम नहीं करेंगे कि कोलू के चारों तरफ नहीं घूमते रहना है। वी आर स्मार्ट पीपल, दैट्स वाई वी विल लीव इट। बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसको, फाइन, देखेंगे, सुपरफिशियसली देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसके अलावा ये कोई आर्टिकल कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहा है क्या। यदि नहीं करेगा तो इसको नहीं लिखेंगे, इसके नोट्स भी नहीं बनाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हमारे क्या अप्रोच भी होता है कि अभी एक आर्टिकल है, इसको पूरे फिर से लिखेंगे, फाइन, अगली बार इसी पे आएगा, फिर से क्या होगा, बहुत सारे नोट्स एक ही टॉपिक का बन जाएगा। और आपको एड ऑन कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। बेस तो वही है, सारे लोग तो वही बात कर रहे हैं, यूरेशिया का क्या इंपॉर्टेंस है, फाइन। और यदि वही बात करें तो क्या शब्दों को अदल बदल कर लिखने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपने जो 8-10 घंटे आईआर में अभी तक इन्वेस्ट किया है, और या आगे के 40-50 घंटे जो इन्वेस्ट करेंगे, उसका ये फायदा होगा कि आपके पूरे के पूरे प्रिपरेशन जर्नी के 200 से 150 घंटे बचेंगे। ऐसे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टेंशन ही खत्म है। सो लेट अस सी कि ये कितना बड़ा आर्टिकल। मैं तो बस मेन पॉइंट इसका लाया हूँ मैं, ताकि आपको पता चले, ठीक है ना। सो 9 पेज तो मेरे पास ही है, इसका 9 पीपीटी है। और फाइनल जो आप देखेंगे ना, इसमें जो बात कर रहे हैं ये लोग, फाइन, सो बात यही कर रहे हैं कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इंडियाज इंटेंसिफाई द डायलॉग ऑफ द यूरेशियन सिक्योरिटी विद रशिया। क्या बात कर रहे हैं हम लोग यही तो कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशन, बदल दिए हैं शब्दों को इन्होंने। और ये क्या कर रहे हैं, इंडिया कोलेब्रेशन विद द बोथ पर्सिया एंड अरबिया, ये तो हम बात कर रहे हैं, वेस्ट एशिया और अपना क्या कहते हैं साउदर्न एशिया में हमारी अप्रोच बढ़ जाए, या फिर ईरान में हमारी अप्रोच बढ़ जाए, उसके लिए सेंट्रल एशिया जरूरी है, फाइन। और कंट्राडिक्शन इन ईच 3 एरियाज बिटवीन एंड अमंग अमेरिका, यूरोप एंड रशिया एंड चाइना, ईरान, यही तो हमने बात करी कि इट इज़ अ ग्रेट गेम का हिस्सा है ये। वहीं तो हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, चाइना लड़ाई कर रही है, रशिया कर रही है, यूएसए कर रही है, इंडिया कर रही है, सब कर रही है, पाकिस्तान कर रही है, यही तो पढ़ा हमने। शब्दों को सिर्फ बदल दिया इन्होंने, और इसका जीस्ट यही है सारा। तो बताइए आपको इतने बड़े आर्टिकल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? कभी नहीं पड़ेगी। इसका यही फायदा हो जाता है कि आप जब भी आईआर पढ़ते हैं तो आपका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज आपका जो बिल्डिंग है, बेसिक कंसेप्ट है, वो बिल्ड हो गया है। तो ऐसे आर्टिकल को बस गो एंड थ्रू कर लेंगे, 5 मिनट नहीं लगेगा, आपको समझ में आएगा इसमें एक्स्ट्रा कुछ एक नहीं। एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एकदम से डेडिकेटेड नोट्स बनाइए सेंट्रल एशिया का, 5 पेज लगाइए उसमें। 5 पेज में पहला बेस पेज तो मेरे क्लास के नोट्स का बनाना है, बाकी के जो भी ऐड आ जाए, किसी ने कहा कुछ तो उसको ऐड करके वहीं देन एंड देयर छोड़ देना। इतने बड़े आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये फ़ायदा हो जाता है आपको कि हमेशा और हमेशा आपकी चीज़ें बदलती नहीं है। मैंने कहा भी 8 से 7 साल से वही चीज़ें चल रही हैं और ना बदलेंगे भी है, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती। करंट अफेयर्स तो है नहीं है, फाइन, ऑल्दो ये पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स है, लेकिन बेस हमारा वही डॉक्यूमेंट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इसलिए आईआर पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है कि आपका बेस बन जाता है, टाइम बहुत बच जाता है। तो कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम?
सो यू आर इन्वेस्टिंग 40 to 50 आवर्स और रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है? तो मैंने क्या कहा, यू आर इन्वेस्टिंग 40 to 50 आवर्स और कम से कम 150 आवर्स आपका देखिए न्यूज़पेपर में बचेगा, न्यूज़ देखने में बच जाएगा, लिखने में बच जाएगा, स्पेस बचेगा, तो रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा। तो ये पूरा फायदा होता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग IR। फाइन, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के पढ़ा देता हूँ, कंसेप्ट्स के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि आगे आपका टाइम, मुझे अभी न्यूज़पेपर पढ़ने में 15 मिनट नहीं लगता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई नो, ये चीज़ें क्या एक्स्ट्रा है वो मैं पढ़ता हूँ। एक्स्ट्रा कोई अच्छा आ गया तो उस दिन लग जाता है मुझे 10 घंटे, मतलब 2 घंटे 1 घंटे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द न्यूज़ होता है, बिकॉज आई हैव द बेसिक एकोमुलेशन ऑफ द नॉलेज है मेरे पास, 3 जितने साल में मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद जो एड ऑन है वो हो रहा है, वही आपके साथ भी होने वाला है। सो इसलिए फ़ायदा होता है क्लासरूम का स्टैटिक चीज़ों को पढ़ने का, ठीक है। सो दैट इज़ द अपना जो भी है डिस्कशन का। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर नॉर्मल टॉपिक जो है अपना। सो इसको बंद कर दूँ। सो आई विल शेयर दिस थिंग एज वेल। तो आपको लिंक दे दूंगा, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी कि जो हमने क्लास में डिस्कस किया वही सी राजा मोहन जी भी कर रहे हैं। इसी चीज़ का इनको कितना मिलता है, 50 से 60 हज़ार रुपये आर्टिकल लिखने का मिलता है। वो आप लिखते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। चलिए, नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज अपना आइए फाइन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है। नाउ वी विल कैरी फॉरवर्ड अपना पढ़ाई के साथ। सो क्या पढ़ लिया, नेहरू जी पे आ गए थे हम लोग। सो नेहरू जी की पॉलिसी क्या थी, बेकार बेकार तो नहीं होती है, लेकिन उतनी परफेक्ट नहीं थी, बेकार कुछ नहीं होता। सो परफेक्ट नहीं थी, तो इसका नुकसान इंडिया को होता है बाद में। फाइन, ओ ये क्या हो गया, बात क्लास को बात। फाइन, ठीक है। सो जस्ट ए क्विक रिकैप कि नेहरू जी के ऊपर हमने क्या क्या कर किया था। सो क्या किया था, सो उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी। पहला था कि उन्होंने कहा था कि सब शांति वांति से रहो। फाइन, पंचशील। फाइन, पंचशील की क्या पॉलिसी कहती है, व्हाट पंचशील सेज अबाउट, मैटर नहीं करना, ठीक है ना। रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी ऑफ द अदर कंट्रीज, प्लस नॉन एग्रेशन, प्लस पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्लस इक्वल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, ये बात करते हैं। दैट इज गिवन इन आवर अपना इन्फोग्राफिक्स में एज वेल। फाइन, नाउ लेट अस ट्राई टू कैरी फॉरवर्ड। थोड़ा सा लगेगा आपको, पिक कर देते हैं थ्रेड, देन वी विल स्टार्ट विद द जो नया होगा, दैट इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। फाइन, चलिए। जो नेहरू जी की पॉलिसी मानी जाती है, वो मानी जाती है कि लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी उससे कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है उसका। फाइन, तो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी क्या करती थी, डिप्लोमेसी, ट्रीटी डिप्लोमेसी की बात करती थी। सो ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप जब लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो आपको पता चलेगा ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द ट्रीटी डिप्लोमेसी। सो ये क्या करते थे कि 2 टाइप की ट्रीटी करते थे। एक करते थे अगेंस्ट द जो आपके कंपिटिटर्स होंगे या अगेंस्ट आपके जो शत्रु हैं, अगेंस्ट आपके जो मित्र हैं, दोनों के अगेंस्ट ये करते थे, ट्रीटी डिप्लोमेसी से करते थे। ट्रीटी डिप्लोमेसी का ये फायदा होता है कि आप वॉर को अवॉइड कर देते हैं। सो यू बिकम वॉर एवर्स। क्या लिख देते हैं, लिख लीजिए इसको। सो नेहरूज फॉरेन पॉलिसी is considers an extension of लॉर्ड कर्जन्स फॉरेन पॉलिसी। नेहरू की पॉलिसी को लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति का ही हिस्सा माना जाता है। एन एक्सटेंशन ऑफ लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसी,
फाइन, लिखिए नेहरू एडॉप्टेड ट्रीटी डिप्लोमेसी। नेहरू एडॉप्टेड ट्रीटी डिप्लोमेसी मीन्स संधि के डिप्लोमेसी को उन्होंने अडॉप्ट किया, ही अडॉप्टेड ट्रीटी डिप्लोमेसी। फाइन, चलिए नेहरू जी का यह भी मानना था कि इंडिया शुड बी द हेजिमन ऑफ द सॉदर्न अपना एशिया। क्या होना चाहिए? हेजिमन। हेजिमन कौन होता है? हेजिमन कौन होता है? वर्चस्व होता है। फाइन, हमने ये पढ़ रखा है। सो इनका कहना था कि इंडिया शुड बी द हेजिमन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और एटलीस्ट एशिया का तो हो ही, और ये इनकी इच्छा थी। इस हाँ, बिग ब्रदर सिंड्रोम इनमें भी था, हालांकि इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया इस चीज़ को, बट इनके पास ये सिंड्रोम था। और इनके रिलेशन फॉर एग्जांपल श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे नहीं थे बिकॉज ऑफ द इथनिक इशू। क्या इशू था? इथनिक इशू, जो हम लोग पढ़ेंगे राजीव गांधी के टाइम में, हम लोग एक बार पढ़ लेंगे कि श्रीलंका का क्या इशू था। बता दूंगा मैं आपको, अभी रेशियल चीज अभी समझ लीजिए, मैं बता दूंगा इसमें, और राजीव गांधी के जब बाद में पढ़ेंगे ना, वी विल डिस्कस इट। फाइन, अभी ये समझ लीजिए कि इनका श्रीलंका से साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे क्योंकि इथनिक इश्यूज थे कुछ वहाँ। हम वो से पढ़ते हैं। फाइनली नेहरूज पॉलिसी टुवर्ड्स द नेबरहुड वाज थोड़ा सा कम, बट इनका ग्लोबल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान था। ठीक है ना, इनका क्या कहना था कि हमें विश्व नेता बनना है और हमें लोकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देना उतना। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द नेहरू। फाइन, और इन्होंने कहा भी था कई बार, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आर मीन्स टू एन एंड एंड नॉट द एंड इटसेल्फ। इसका क्या मीनिंग हुआ? व्हाट इज सेइंग कि डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आर मीन्स टू एन एंड नॉट द एंड सेल्फ। इन्होंने कहा कि ये अंत नहीं है, जाने के रास्ते हैं बस। ये हिंदी में समझा दूं तो ये होता है। फाइन, सो दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द नेहरू, एंड नाउ वी विल कैरी फॉरवर्ड विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ हुम, इनके दोनों बच्चे जो थे उनके बारे में। फाइन, सो ये क्लास शुरू होती है अब से। मैंने बस एक प्रिल्यूड दिया था आपको, एक बस बैकग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए। फाइन, चलिए, सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। सो कहा जाए, देखा जाए, जो मुझे भी फील होता है, सो इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी का इंडिया को बहुत फायदा हुआ है। आई रियली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मतलब स्टॉलवर्ड ऑफ आवर मॉडर्न टाइम। ठीक है ना, कि उनके पॉलिसीज से हमें बहुत सारे ऐसे फायदे हुए हैं जो अभी दिख रहे हैं, इसलिए इंदिरा गांधी की पॉलिसीज को अच्छा मानते हैं। एटलीस्ट मैं ठीक मानता हूँ, बाकी आपके अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव सबके होते हैं, इनके लार्जली ठीक थे। फाइन, फॉरेन पॉलिसी इनके लार्जली ठीक थे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनका क्या कहना था। सो बोथ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी ट्राई टू एक्सटेंड द इंडियन वर्जन ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन। क्या था मुनरो डॉक्ट्रिन? ट्राई टू रिकॉल, यूएस का आइसोलेशनिज्म, याद कीजिए, यूएस का था वो। और वो क्या कहता था, किसी रीजनल हेजिमन को उठने नहीं देंगे। मींस यूएसए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना कुछ रोल नहीं निभाएगी, लेकिन किसी रीजनल प्लेयर्स को भी नहीं आने आगे देगी। वही वाला जो पॉलिसी था उसको इन्होंने अडॉप्ट किया था। फाइनली इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ नहीं किया ज़्यादा, बट रीजन में जो जो भी इश्यूज थे दे ट्राई टू रिजॉल्व। फाइन, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश इशू, फॉर एग्जांपल मालदीव का इशू, फॉर एग्जांपल श्रीलंका का इशू। सो दे एक्चुअली अडॉप्टेड व्हाट? मुनरो डॉक्ट्रिन। फाइन, लिख लीजिए इसको। सो राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी's policies are considered as Indian version of Monroe Doctrine. मुनरो डॉक्ट्रिन पता है ना अब? ठीक है ना, चलिए, हाँ प्लीज प्लीज। मुनरो डॉक्ट्रिन, फाइन, इंडियन वर्जन ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन। और क्या था ब्रैकेट में लिखिए, बाय नॉट अलाउइंग एनी फॉरेन पावर टू एस्टेब्लिश्ड होल्ड इन द रीजन। ये भी तो वही कहते थे, रीजनल हेजेमनी नहीं होने देंगे। फाइन, सो अब इंडिया क्या करने लगी, दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक बिग ब्रदर। वो क्या करेंगे अब, बिग ब्रदर सिंड्रोम जो पहले से था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं किया था हमने, वो हम अब एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। जहां पे भी कोई ज्यादा परेशान करता है इंडिया को, उसको पनिश करना शुरू कर देते हैं। जो हमने डिस्कस भी किया कि नेपाल वॉज स्लाइडिंग फास्ट विद द चाइना, सो वी डिड द इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ और द
blockade of the Nepal, because Nepal is a landlocked country. It is largely dependent upon the Indian imports. यहाँ से जो import होता है वो रूट होके वहाँ जाता था, हमने उसको ब्लॉक कर दिया. ब्लॉक कर दिया क्या होगा, अगर नेपाल हमारे पाले में जबरदस्ती आना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा. ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ के लोकल लोग खाना पीना कहाँ से खाएंगे, फाइन. तो वो क्या करेंगे, इंडिया में आना शुरू कर देंगे, इंडिया के ऊपर आना शुरू कर देंगे. नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड सिक्किम इन इंडिया. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो सिक्किम का एब्जॉर्बेशन जो हुआ है इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ है, फाइन. इंदिरा गांधी ने कैसे किया है सिक्किम का एब्जॉर्प्शन, कुछ आइडिया है? सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस ऑल्सो. उससे पहले जान लीजिए, वी ऑल्सो इंटरवेंट टू द इंटरनल मटेरियल ऑफ द पाकिस्तान, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश. तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, एंड ड्यूरिंग द बांग्लादेश वी विल डिस्कस इन लार्ज, फाइन. सो लार्जली कहने का पूरा ये है कि नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू असर्ट इट हेजेमनी, एंड दे नाउ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज द बिग ब्रदर ऑफ द साउथ एशिया. और ने कहा हम बड़े देश हैं, इसलिए हम लोग अपना असर्शन करना शुरू कर देते हैं, फाइन. नाउ लेट अस ट्राई टू क्रिएट सी व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ द सिक्किम एंड कैसे कैसे हुआ, फाइन. सो एक बार थोड़े से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. सो एक्चुअली सिक्किम की स्टोरी में बता देता हूँ. सिक्किम की स्टोरी से पहले आप यहाँ पे दो लेजेंड को देख लीजिए. नीचे वाले लेजेंड को आप जानते हैं? अरे मैं ही हूँ भाई, यही कपड़ा है. ये नहीं हूँ मैं, यही तो मैं बता रहा हूँ. मैंने कहा दो लीजेंड है यहाँ पे, हाँ वो भी मैं हूँ, फाइन. हाँ. सो वो मैं जवान जब था तब की फोटो है, फाइन. सो यहाँ पे दो लीजेंड हैं बेसिकली. नीचे तो मैं हूँ, बेसिकली ये सिक्किम का फोटो इसलिए मैंने डाला है और कोई पर्पज़ नहीं, फाइन. सो ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो टू द सिक्किम. बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, और नॉर्थ ईस्ट तो जाना ही चाहिए. इंडियन है तो नॉर्थ ईस्ट जाना ही चाहिए. दूसरे जो बंदे हैं दैट इज KN राव. नाम सुना है क्या इनका? KN राव का नाम नहीं सुना है? कौन है ये? अच्छा, इंडिया की एक एजेंसी है, एक एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च यस, RANW है वो. रॉ नहीं है, रॉ मतलब होता है जो एकदम बच्चा हो. RANW है, फाइन. सो इसका नाम सुना है क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी. क्या है ये? एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, ठीक है ना. और इसके जो पापा थे, मींस जो रॉ जो था, जो किसी का ब्रेन चाइल्ड था, वो KN राव का क्या था? किनका था वो? उनका KN काउ का था. क्या नाम है? KN काउ. काउ राव, काउ बॉयज इसलिए कहा जाता. राउज को काउज बॉयज भी कहा जाता है, अल्टरनेटली यूज होता है. तो पूरा का पूरा राव जो बना है दैट इज राव भी कहते हैं. ये KN काउ क्या ब्रेन चाइल्ड है, फाइन. क्योंकि इन्होंने इनको बनाया, इन्होंने इसके इंस्टीट्यूशन को शेप दिया, और जिसकी फोटो हम लोग एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड में लगाया था. और दिस इज द पर्सन दैट वी कॉल KN काउ. क्या है ये? KN काउ. स्टेब्लिश किया, बढ़ाया, और एक इंस्टीट्यूशन का जो होता है ना, एक क्रेडिबिलिटी होती है, जैसे संस्था जो होती है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया. एंड दैट्स व्हाई जो रॉ होती है, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, और इट इज मोस्ट इफिशिएंट एज वेल. विदाउट कभी भी लाइमलाइट में आते हुए उन्होंने बहुत काम किया है. उन्होंने तमाम टाइप के काम किए, लेकिन कभी लाइमलाइट में नहीं आया. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन एक्सटर्नल एजेंसी एंड द बाहर की वेस्टर्न, लाइक ISI और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी में क्या फ़र्क है? बेसिक फ़र्क क्या है? What is the basic difference between the Indian intelligence agency, that is RAW, and the ISI? ISI का चीफ, ISI का चीफ हमेशा न्यूज़ में रहता है, सुना होगा. अभी भी एक चीफ बने हैं उसके, ठीक है ना. उससे पहले भी कोई चीफ था जो अफगानिस्तान में चाय वाय पीने पहुंच गया, हामिद गुल एंड ऑल, फाइन. याद कीजिए. इवन कि वी नो मोस्ट ऑफ द ISI का चीफ, फाइन. बट हु इज द चीफ ऑफ RAW? डू यू नो? नो. जानना चाहिए, लेकिन आप लोग जानते नहीं हैं. रीज़न क्या है बताइए? एक तो जानना चाहिए इसलिए क्योंकि आप लोग प्रिपेयर करें UPSC के लिए, एग्जाम्स के लिए. बट ऐसे भी कॉमन आदमी को पाकिस्तान में ISI का चीफ कौन है ये पता होता है. नॉट ओनली कॉमन आदमी, बट वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द ठीक ठाक आदमी को पता होता है कि ISI का चीफ क्यों. लेकिन कभी पता नहीं होता कि रॉ का चीफ क्यों. क्योंकि हम रॉ वाले जो होते हैं, देखिए क्या है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है. दी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में प्रचार होने लगे कि ये बंदा जो है ये रॉ का है, ये बंदा रॉ का है, तो उसकी जो एडवांटेज है वही खत्म हो जाएगी ना. दैट्स वाई जो हमारी एक्सटर्नल एजेंसी है वो कभी एडवर्टीज नहीं करती अपने आप को, कभी मीडिया में नहीं आती, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत काम करती है.
सो दैट इज शोज कि कैसे हम लोग अभी भी एक क्रेडिबिलिटी इंटेलिजेंस एजेंसी की हमारी अभी भी बरकरार है। फाइन, द सेम गोज विद द अरनकाउ एंड द क्रिएशन ऑफ द सिक्किम। सिक्किम में क्या हुआ था, इट यूज टू बी ए, जैसे कश्मीर हुआ करता था, रजवाड़ा हुआ करता था, और हैदराबाद, फाइन, दे यूज टू बी रूल बाय हुम, छोटे छोटे स्टेट्स के थे उसके लोग हैं। तो वहाँ पे भी सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी थी जिसका राज हुआ करता था सिक्किम के ऊपर। सो चोग्याल्स वेयर बेसिकली तिब्बतियन डिसेंट्री के होते थे और यहाँ आके उन्होंने राज करना शुरू कर दिया था। और वो ब्रिटिशर्स के साथ उनकी एक संधि हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ सिगौली भी कहते हैं, जो नेपाल के साथ हुआ था। सो सिक्किम पहले इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, फिर नेपाल ने उसको आपस में मिला लिया, फिर ब्रिटिशर्स ने उसको अलग कराया, ट्रीटी ऑफ सिगौली 1816 में हुआ था। उसके बाद सिक्किम एक इंडिपेंडेंस जो होती है वो बरकरार रहती है, बिकॉज ये प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का आफ्टर द ट्रीटी ऑफ द सिगौली। फाइन, लेकिन जब इंडिया आज़ाद होती है तो सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया गया अंडर द आर्टिकल 371F, आई गेस। फाइन, तो इसमें क्या था कि सिक्किम को कहा गया कि आप राज कीजिए, जैसे कश्मीर में था, आप बस एक्सटर्नल आपका कम्युनिकेशन और आपका फाइनेंस विल डील विद इन द इंडिया, और बाकी आपका कुछ भी डील नहीं होगा। दैट वाज आल्सो कंडीशन विद द सिक्किम। बट चोग्याल्स जो थे ना, वो दे वेर क्वाइट अप्रीहेंसिव ऑफ द इंडियन मूव्स। उनको लगता था कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ तो क्या करेंगे, दे ट्राई टू शेक देयर हैंड्स विद द चाइना। फाइन, नॉट ओनली चाइना, उन्होंने ब्रिटेन में भी अपना कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। सो क्या होता है कि इंडियन एजेंसीज को ये खबर लगती है कि कहीं ना कहीं सिक्किम वाले, अब सिक्किम का जो चोग्याल डायनेस्टी है वो इंडिया के अगेंस्ट में जा रही है, प्लस वहाँ की जनता जो थी दे वेर प्रो इंडिया। सो केएन राव ने अपने 2 बड़े आईपीएस ऑफिसर को भेजा, जिसमें है जीबीएस सिंधु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जीबीएस सिंधु एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के भी ऊपर एक बुक लिखी हुई है, सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एज वेल। सो वहाँ पे गए वो, और उन्होंने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन में पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दिया और सिक्किम को बना दिया इंडिया का अगेन प्रोटेक्टरेट स्टेट। फाइन, और फाइनली सिक्किम वाज मर्ज्ड इन इंडिया एज वन ऑफ द 22nd स्टेट। और ये बहुत बाद में हुआ था, टाइम देख सकते हैं 1975 में हुआ था पूरा का पूरा एग्जीक्यूट, जो सिक्किम हमारा फुल फ्लेज स्टेट बन गया था। फाइन, और बाय द डेट ऑफ 1975 ये हमारा प्रोटेक्टरेट टेस्ट, उसके बाद हमारा फुल स्टेट बन गया। दैट इज द स्टोरी ऑफ द सिक्किम। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे एग्जैक्टली पता चलती कि जो हमारे इंटरेस्ट में था वो हमने किया। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हुम, इंदिरा गांधी, बिकॉज इंदिरा गांधी का इनको ऊपर ग्रीन गो था, नहीं तो ये जो ऑपरेशन है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, बिकॉज एक्सटर्नल एजेंसी हमेशा हेल्प लेती है। एंड दैट्स वाई कॉल की इंदिरा गांधी की इतनी वैल्यू की है। उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे काम किए थे। फर्स्ट तो बांग्लादेश का क्रिएशन, सेकेंड वॉज ऑल्सो दिस थिंग डन वेरी मेटाकुलसली, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था। सिर्फ एक आदमी मारा गया था, वो भी द गार्ड ऑफ द चोग्याल डायनेस्टी का जो प्रोटेक्ट कर रहा था उसका गार्ड की एक डेथ हुई थी, अदरवाइज इट वाज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। कैन यू इमेजिन, इतने बड़े जगह पे आप ब्लडलेस रिवॉल्यूशन करें तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द रॉ प्लस वहाँ के पॉलिटिकल लीडर, दैट इज अगेन इंदिरा गांधी। फाइन, चलिए। So now let us try to understand the foreign policy of the Rajiv Gandhi. So Rajiv Gandhi का देखते हैं कि he revived a transit agreement with the Nepal, imposed embargo, हमने जो डिस्कस कर लिया। फाइन, created humanitarian crisis because of the Nepal's growing closeness with the China, ये हमने डिस्कस कर लिया। फाइन, उन्होंने क्या किया था, एम्बार्गो लगा दिया, जो मोदी जी ने भी नहीं किया। फाइन, अभी किया था जब आए थे फर्स्ट टर्म में, उन्होंने भी किया था, तो पहली बार उन्होंने वहीं पे किया था। नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो वायलेटेड वन ट्रीटी, हमारा पंचशील का वन पॉलिसी था कि हम लोग कभी भी एग्रेशन नहीं करेंगे अपने नेबर्स की ओर, ये पंचशील पॉलिसी का था। बट इंडियन एयरफोर्स वायलेटेड लॉ ऑफ इंटरिंग इनटू द श्रीलंका's एयर स्पेस विदाउट इट्स परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड टू ड्रॉप ह्यूमैनिटेरियन एड टू तमिल्स इन जाफना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि श्रीलंका का इशू क्या था, ठीक है ना, और क्यों हम लोगों ने वहाँ पे इंटरवेन किया। प्लीज कर लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द पहले श्रीलंका, उसके बाद आपको ये समझ में आया कि हमने इंटरवेन क्यों किया था। सो हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे, एंटायर ऑलमोस्ट साउथ एशिया वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। सो इंडिया तो थी ही पार्ट ब्रिटिश की, फाइन, प्लस एक छोटी सी कंट्री श्रीलंका भी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ही थी। फाइन, अभी क्या होता है, श्रीलंका में प्लांटेशन काफ़ी हो रहा था, प्लांटेशंस की जरूरत थी, लेबरर्स की जरूरत थी। फाइन, सो श्रीलंका में क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, तमिलनाडु से लेबरर्स ले जाते हैं और श्रीलंका में उनको भेज देते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल
हम साउथ अफ्रीका भी जाते थे, हम कनाडा भी गए हैं, इंडियन लेबर्स, ठीक है ना, इंडियन लेबर्स ट्रिनिडाद टोबैगो भी गए हैं। इसलिए आप देखेंगे इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें लेबरर की तरह ले गए थे। मॉरिशस, मॉरिशस तो पूरा का पूरा यूपी बिहार ही है, वहाँ भी भोजपुरी वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज है, फाइन। वाई इट इज सो, बिकॉज हम ब्रिटिशर्स हमें ले जाते थे एज ए लेबरर्स, जिसको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबरर। क्या कहते थे? इन इनको कहा जाता है इंडेंचर्ड लेबरर्स, क्योंकि इनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। बिकॉज स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन द ब्रिटेन, बट स्लेवरी तो एबॉलिश हो गई थी, लेकिन उसके अलग अलग ट्राइब के थे जो यूज करते थे। गांधी जी का इंडिया का पहला मूवमेंट कौन था, क्या था? व्हाट वाज द चंपारण ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मूवमेंट था दैट वाज इंडेंचर्ड लेबर का जो एक्ट था, इसको एबॉलिश करने के लिए गांधी जी ने कैंपेनिंग करी थी। ऑल्दो इट वाज नॉट सक्सेसफुल दैट, बट उन्होंने वाइसराय ने कहा था कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन चंपारण बिकेम द फेमस वन। बट इंडेंचर्ड लेबर का पहला उनका, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा था व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द इंडियन लेबरर्स, फाइन। सो मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि श्रीलंका की कंडीशन क्या थी। तो श्रीलंका में भी क्या गए हुए हैं? इंडेंचर्ड लेबरर्स गए हुए हैं। कहाँ से गए हुए हैं? तमिलनाडु से गए हुए हैं। सो तमिलनाडु से जो गए हुए हैं वो अपनी तमिल, जैसे मॉरिशस में हम लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, सो तमिल भी क्या करेंगे? श्रीलंका में आके तमिलियन बोलेंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे के जो लोकल पॉपुलेशन है, जिसको सिंगलीज बोलते थे, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द श्रीलंका हुआ करते थे, जैसे रावण वावन होते थे, वो उनकी लगा लीजिए समझने के लिए बस, फाइन। सो अभी रावण की में क्या करेंगे? इंडियंस की एंट्री हो जाएगी। सो क्या होगा? कन्फ्लिक्ट होगा कुछ ना कुछ। सो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंकन डेमोग्राफी। तो वहाँ पे क्या होगा? दो टाइप के पॉपुलेशन हो गया, एक हो गया तमिल, हो गया सिंगलीज, ठीक है। सो सिंगलीज यूज टू बी द इंडिजिनस लोग, तो वो पावर में भी थे कुछ टाइम तक, तो वो पावर में रहेंगे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वो क्या करेंगे? तमिलियंस को भी दबाने की कोशिश करेंगे, करेंगे ना। सो तमिलियंस को दबाने की कोशिश करेंगे, तो तमिलियन भी कुछ पुशबैक करेंगे। सो अल्टीमेटली क्या होगा? देयर विल बी फाइट बिटवीन द तमिलियंस एंड सिंगलीज, जो शियाज एंड सुन्नीज में हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं। यहीं पे वहाँ पे हो रहा है तमिलियंस और सिंगलीज में। और इसके कारण क्या होता है? इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स काफ़ी अफेक्ट होती है, बिकॉज ओरिजिनली वो कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु कहाँ का पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। तो तमिलियंस क्या मांग करेंगे कि तमिलियंस के ऊपर जो श्रीलंका में इशू हो रहा है उसको आप देखिए, उसके ऊपर आप कुछ कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े स्टेट हैं, बहुत बड़े स्टेट हैं, छोटी छोटी चीज़ों को तो कर ही सकते हैं। सो दैट वाज द ओरिजिनल कॉज बिहाइंड द इंट्रूशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इनटू द कहाँ? श्रीलंका, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, फाइन। अभी समझ में आ गया? वो वाला जो हमने डिस्कस किया था, समझ में आ गया ना? नाउ सो इसी के तहत हम लोगों ने क्या किया? इंटरवेन किया, बिकॉज देयर वाज ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इनटू द श्रीलंका, बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर वाज गोइंग बिटवीन द सिंगलीज एंड तमिल्स। और वहीं पे हमने एक नया इंस्टीट्यूट भी बना दिया, एक नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कहा जाता है दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया, दैट इज LTTE। क्या था? LTTE, दैट इज लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम। तो किसकी बात कर रहे हैं? तमिल टाइगर्स, यानी कि कौन है वो? प्रो इंडियंस होंगे। सो इंडिया का पॉलिटिक्स जो साउथ इंडिया का एक्चुअली, दैट इज वेरी अफेक्टेड बाय ऑल दीज इश्यूज, बिकॉज अगेन दे आर हैविंग वेरी क्लोज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, उनकी बहुत तगड़ी है, फाइन। और इसी कारण हमने वहाँ पे इंटरवेन किया। इसका रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेटली राजीव गांधी वाज असिस्नेटेड। रिजल्ट यही होता है ना, बिकॉज सिचुएशन बाद में बदल गया। जो हम लोग उनकी हेल्प करने गए थे, हम ही खुद लड़ने लगे। वी बिकम ए पार्टी ऑफ द वॉर। पार्टी ऑफ द वॉर होगा तो उसका कहीं ना कहीं असर भी होगा, क्योंकि हमारे ही ब्रेन चाइल्ड के लोग हैं, हम ही उसको परेशान करेंगे, तो हमें कुछ ना। इसी से हमने सीखा। उसके बाद इंडिया नेवर क्रिएटेड एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर से, ऑफिशियली नहीं बनाया हमने उसके बाद, क्योंकि हमने सीखा कि ऐसी कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसका नुकसान, फ़ायदा कुछ होता है लेकिन नुकसान बहुत हो जाता है। नुकसान इतना हो जाता है कि हमारा PM का असिस्नेशन तक हो जाता है, फाइन। ऐसा कुछ हो जाएगा तब तो गड़बड़ ही है, तो हमने ऐसा कुछ बनाना बंद कर दिया, ठीक है। सो एक गो थ्रू कर देते हैं, दैट इज द इशू ऑफ द श्रीलंका, जो हमने आपको बताया, बट अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या थी। सो इंसर्जेंसी हिस्ट्री देख लेते हैं कि 1976 में शुरू हुई थी। तमिल टाइगर्स रिबेल ग्रुप फॉर्म इन नॉर्थ ईस्ट, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट में बन गया। कहाँ का नॉर्थ ईस्ट? वहाँ का। सो यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं बन जाएगा अपना, जैसे नॉर्थ ईस्ट है वहाँ की नॉर्थ ईस्ट है। 1983 में क्या होता है? सिविल वॉर बिटवीन सिंगलीज मेजोरिटी एंड तमिल सेपरेट स्टार्टेड, जो हमने डिस्कस किया वही किया। 1987 90s में क्या होगा? टेम्पररी डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज, दैट इज IPKF, फाइन, IPKF। और हमारे जो इससे पहले के अपने वन ऑफ द आर्मी जनरल थे, कौन थे? दैट वाज अपना जनरल सुहाग। सो जनरल सुहाग ने भी यहाँ पे सर्व किया था, ही वाज कैप्टन, यंग कैप्टन थे जब इन्होंने IPKF में वहाँ काम किया था, फाइन। सो उसके बाद क्या होता है? 1993 प्रेसिडेंट
ये जो अपना थे प्रेमदासा वाज किल्ड बाय रिबेल ग्रुप। उससे पहले 80-85 के आसपास राजीव गांधी का भी असैसिनेशन होता है, वहीं क्यों हुआ है ना, 90s में हुआ है शायद, 1890s के आसपास, तभी तो नरसिम्हा राव आए हैं। तो इससे पहले 1990s में हुआ है, 1990s में आई गेस 89 में हुआ है, 1 में आए थे, रिफॉर्म तभी शुरू हुआ था, वही 99 का लगा ये, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 89 में उनका असैसिनेशन हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, फाइन। उसके बाद वहाँ के भी प्रेसिडेंट का असैसिनेशन होता है, और फाइनली क्या होता है कि 2002 में गवर्नमेंट एंड रिबेल्स एग्री टू सीज फायर, और फाइनल जो होता है दैट 2009 में फाइनली राजपाक्षे जब आते हैं तब उन वहाँ पे तमिल रिबेलियंस को खत्म किया जाता है, दबा दिया जाता है। उसी में किसकी डेथ होती है, अपने एलटीटीई के प्रभाकरन की भी होती है, और वहाँ एक बहुत बड़ा फोटो आया था जब प्रभाकरन के एक माइनर किड की भी मर्डर कर दिया गया था बेसिकली, बिकॉज ऐसा होता है कन्फ्लिक्ट जोन में वुमेन्स एंड बच्चे एंड बूढ़े कहीं ना कहीं पिसते हैं, और उसके कारण जो श्रीलंका का एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे क्रिएट हुआ था, ह्यूमन राइट वायलेशंस का केस उसके ऊपर अभी भी चल रहा है, एंड इसके कारण इंडिया उसका फायदा भी उठाती है बहुत बार, फाइन। सो फाइनल जेनेसिस किसका है, इंडिया का, ब्रिटिशर्स कॉलोनियल लीगेसी है श्रीलंका में इश्यूज का, फाइन। नाउ गॉट इट, गॉट इट, चलिए नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन सब चीज़ों का पूरा पूरा इम्पैक्ट क्या हुआ, जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की पॉलिसीज का इम्पैक्ट ओवरऑल क्या होता है। सो इट क्रिएटेड इंडियाज इंप्रेशन अमंग द नेशन एज ए बिग ब्रदर हैज ए हेजेमोनिक एस्पिरेशन। सो इनको लगा जो अपना बड़ा भाई है वो क्या वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, ये हो गया। दूसरा, इंडिया एज ए इंपीरियलिस्टिक पावर, इंडिया की इमेज बनने लगी। इंपीरियलिस्टिक पावर क्या होती है, क्या, नहीं इंपीरियलिस्टिक पावर जैसे, हाँ, जो अभी के टाइम में चाइना है, फाइन, जो टेरिटोरियल एग्रेशन करती है, जो हथियाती है, ग्रैबिंग ऑफ द टेरिटरी, या जो यूएसए हुआ करती थी आज से 10-15 साल पहले, या उससे पहले जो ब्रिटेन थी एक्चुअली, फाइन, या फ्रांस जो थी। सो दीज वेर यूज टू बी द व्हाट, इंपीरियलिस्टिक पावर, जो क्या करते हैं अपना हेजेमनी करते हैं और लैंड ग्रैबिंग करते हैं, वहाँ अपनी सरकार बनाते हैं, फाइन, एक्सटेंशन करते हैं। लेबनसरम जो थी वो भी तो इंपीरियलिस्टिक पावर का ही एक हिस्सा था, फाइन। और इससे क्या होता है, इंडिया का एक जो इमेज है वो खराब हो जाता है। यदि आप इंपीरियलिस्टिक पावर होंगे तो आपका जो एस्पिरेशन है, दैट इज फाइनल एस्पिरेशन आपका क्या है, टू गेट ए रिस्पेक्टफुल प्लेस इन द वर्ल्ड कम्युनिटी, हमने पढ़ा था, दैट मीन्स द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन, वो अफेक्ट होता है इंडिया का, फाइन। उसके कारण क्या होता है, लार्जर आपको लोग जो है पूरा वर्ल्ड आपको कैसे देखेगी कि ये तो इंपीरियलिस्टिक पावर, इसको यूनाइटेड नेशंस में जगह नहीं देंगे, फाइन। चलिए, नेबर्स ने भी रिएक्ट किया होगा, क्योंकि वहां पे भी तो ऐसे नहीं कि सब लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे होंगे, उनका रिएक्शन क्या था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन एक्सटर्नल बैलेंस, यूएसए और चाइना दो ही लोग थे उस टाइम जो बैलेंस कर सकते थे, तो इधर दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर द चाइना और दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर द यूएसए। और यूएसए और चाइना में सबसे जो फायदा हुआ है किसी को, तो इट इज द चाइना हु गेन्ड द करेंसी इन दीज वर्ल्ड्स, because now China is starting asserting their own hegemony, and they started spreading their footprints in all these countries, including for the Myanmar to the Bangladesh to the Sri Lanka to the Maldives, सब जगह इनके footprints होने लगेंगे, फाइन। चलिए, also they have started forming coalition against India, उन्होंने क्या किया, एक साथ मिलके इंडिया के अगेंस्ट में ग्रुपिंग करने लगे। और मैंने बारे में बताया कि सार्क ओरिजिनली वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिया, याद कीजिए, मैंने बोला होगा कहीं ना कहीं, सार्क जो है जो 1985 में बनी है, हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। सो इट वाज ओरिजिनली मेड अगेंस्ट इंडिया, बट अगेन इंडिया हैक्ड द एंटायर सार्क, और वहीं के वो सबसे इंपॉर्टेंट पावर बन गए, बिकॉज उनको लगा था कि हम 6-7 कंट्री मिल के क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे, अगेन लेड बाय द पाकिस्तान, और इंडिया के अगेंस्ट में कैंपेनिंग करेंगे, और उससे क्या होगा, हमें फायदा हो जाएगा, फाइन। चलिए, लेकिन इंडिया ने उसको ही हैक कर लिया पूरा का पूरा, फाइन। चलिए, also they allowed their territory to be used by the state or as well as non-state actors। तो अब क्या करेंगे, आप यदि वहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं, आप यदि वहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ करेंगे ही। सो उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या होता है कि वो भी टेररिज्म वहाँ कहीं ना कहीं फैलाना शुरू कर देते हैं। सो बांग्लादेश में भी टेररिज्म का राइज होगा, तो इसका रीज़न यही है कि इंडिया की रीजनल एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका में हुआ है क्योंकि उसके कारण हमारे ऊपर अटैक भी हुआ है, फाइन, हमारे पीएम की हत्या भी उसी के कारण हुई है, फिर पाकिस्तान तो कर ही रहा है। सो कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा। प्लस मालदीव्स में भी फंडामेंटल फोर्सेस का राइज होने लगता है बिकॉज ऑफ द रिएक्शनरी फोर्सेस, फाइन। सो ऑल दिस वेर द कंसिक्वेंसेस ऑफ हैविंग बिग ब्रदर एस्पिरेशन, और इसका हमें बहुत नुकसान हुआ है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका कैसे कम्प्लेक्स सिचुएशन वहाँ पे, और श्रीलंका में कौन कौन से प्लेयर्स हैं और क्या क्या उनके पॉलिसीज़ को अफेक्ट करना। ऑल्दो वी विल स्टडी इट अबाउट इन डिटेल इन द श्रीलंका के इंडिया के जो रिलेशन होंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ ताकि वहाँ का टेंशन थोड़ा कम हो जाए, फाइन। सो
इसमें फॉरेन पॉलिसी गोल हैं कुछ श्रीलंका के, ठीक है ना, कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, कुछ रीजनल पावर ट्रांजिशंस हैं जो लार्ज फैक्टर्स हैं। जैसे इंडिया में भी यही सारी चीज़ें होंगी, लार्ज फैक्टर तो ये होंगे। एक तो होगा लोकल पॉलिटिक्स, जिसमें जो पावर है, जैसे मोदी जी चाहते हैं कि पावर में रहें, तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, फॉरेन पॉलिसी में ट्वीकिंग करते रहेंगे, किसी के ऊपर अटैक, किसी के ऊपर, क्योंकि उससे फायदा मिलता है, वोट मिलता है, फाइन। दूसरा क्या होगा कि फॉरेन पॉलिसी गोल्स भी होते हैं, जैसे इंडिया का भी ये नेवरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसका भी सब कंट्री का कुछ ना कुछ होता है। तीसरा हो जाता है दैट इज़ द रीजनल पावर ट्रांजिशन, इसका भी होता है कि हम कैसे रीजनली एक अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये 3-4 गोल्स हैं जिसके कारण पूरी की पूरी श्रीलंकन पॉलिटिक्स चेंज होती है और उसके रिलेशन इंडिया के साथ चेंज होते हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ द चाइना हु इज़ इंट्रूडिंग इनटू द श्रीलंकन स्पेस, only because India is creating such situation that allows China to intrude into the internal affairs of the China, of the Sri Lanka, fine. So ये पूरा का पूरा situation है, and that is actually we are done with the now two greater part, that is the foreign policy of the Indira Gandhi as well as the foreign policy of the Rajiv Gandhi, ठीक है ना। दोनों का क्या था, लमसम में बोले थे, मस्कुलर पॉलिसीज थी दोनों की, क्या थी, मस्कुलर पॉलिसी, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फ्लेक्स देयर मसल्स इनटू द रीजन, फाइन। और इसका इंडिया को नुकसान भी हुआ है, फायदा भी हुआ है, नुकसान लेकिन ज्यादा हो गया, फाइन। चलिए, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द गुजराल डॉक्ट्रिन, फाइन। सो गुजराल डॉक्ट्रिन से पहले मैं आपको मोरारजी देसाई के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि देखिए जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द मेजर पार्ट जिसका इंडिया को फायदा हुआ है, बट कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन्स हैं जिससे इंडिया को नुकसान भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मोरारजी देसाई एक बहुत कम टाइम के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे ना। वो इंडिया के लिए बहुत खराब पैच था और उसमें काफ़ी इंडिया को नुकसान भी हुआ है काफ़ी जगह पे, तो खैर कोई बात नहीं। अगेन मोरारजी देसाई वॉज ए वेरी सिंपल पर्सन, फाइन, ही वॉज ए गांधीयन। अभी कोई गांधीयन होंगे तो वो क्या प्रिफर करेंगे, पीस और वॉर, पीस। सो मोरारजी देसाई वॉज इन फेवर ऑफ द पीस, और वो गांधीयन तो नॉन वायलेंस वगैरह को प्रेफर करेंगे। लेकिन इस टाइम तक मैंने कहा था आर एन काउ का नाम लिया था, फाइन। तो आर एन काउ के कारण क्या होते हैं, इंडियन जो रॉ एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके टेंटिकल्स पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। नॉट ओनली वर्ल्ड बट जो अपना साउथ एशिया है और अफगानिस्तान है और सेंट्रल एशिया, वहाँ तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रेजेंस करते थे। नॉट ओनली दैट, हमें पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता थी, और वही दौर था जब डोवाल वगैरह पाकिस्तान वगैरह घूम के आए हैं, फाइन। बहुत सारे ऐसे अपने अभी के जो लीडर्स हैं उनके कहीं ना कहीं उनके फुटप्रिंट्स हैं। तो रीज़न यही था कि आर एन काउ का इंस्टीट्यूशन था प्लस द गुड वर्क बाय द इसके एजेंट्स, फाइन। सो मोरारजी देसाई वॉज ए पर्सन जिनको लगता था कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, जो रॉ कर रही है ना, बेकार का काम कर रही है, बस लड़ाई वड़ाई करा रही है और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। सो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रॉ के एजेंट्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया। कहा कि अब तुम्हारा बजट जो है, बजट भी कट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फालतू के एक्सपेंसेस, हमें कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, हम क्यों करेंगे, हम शांति प्रिय देश जैसे हैं, फाइन। उन्होंने कहा वी आर पीसफुल कंट्री, वाई वी आर इन्वेस्टिंग सो मच इनटू आवर एक्सटर्नल एजेंसी, जिसका काम ही है बाहर के देशों को अनस्टेबल करना। तो उनका कहना एक तरह से सही था, लेकिन क्या उनकी सोच छोटी थी बेसिकली, मतलब ही वाज सिंपलिस्टिक हो गए, बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक हो गए, इतना सिंपल नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या होता है कि इंडिया का जो फुटप्रिंट्स है धीरे धीरे करके वहाँ से वापस होना शुरू होता और मोस्ट ऑफ इंडियन एजेंट्स वापस आ जाते हैं। नॉट ओनली दैट, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया था जिसका इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। अभी क्या, इंडिया को एक इंटेल मिला था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, फाइन। न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है तो इंडिया को उसको नुकसान है। सो इंडिया के राव वालों को इन्फॉर्मेशन दे दिया और पीएम के पास बात पहुँच गई। पीएम के पास बात पहुंची तो जो अपने मोरारजी देसाई थे उनको लगा अच्छा ऐसा है, मैं ऐसा करता हूं कि बात करता हूं। उन्होंने खुलते ही फ़ोन किया किसको, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो क्या। तो उसको तो पता ही था सारा, वो उसने हंस के टाल दिया कि नहीं 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 हम तो आपको गलत नहीं। तो बोला बना रहे हो तो मत बनाओ, क्या फ़ायदा है, हम लोग तो पीसफुल कंट्री हैं, हम कुछ नहीं करें, तुम भी मत करो, फाइन। फाइनली क्या होता है, उसने कहा हाँ हाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने जो कर दिया वो कर दिया। बट उसको पता चल गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि कोई इनसाइडर जो बहुत ही हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी वो लीक हो गई है। वो क्या करते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और इंडिया के जो एजेंट्स थे, जो 2 एजेंट्स थे, जो बहुत बड़े एसेट्स थे इंडिया के लिए, वो पकड़े जाते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और उनको एग्जीक्यूट करने से पहले सबका नाम उगलवाया जाता है कि इंडियन एजेंट्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान में। तो इंडिया ने जो एक बड़ा नेटवर्क शुरू बनाया था 20-25 साल में, वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ गलती ऑफ वन पर्सन, दैट इज मोरारजी देसाई। हालांकि उनका इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन उसके कंसिक्वेंस ऐसे हो गए।
वही है ना, नहीं है, मतलब सोचा नहीं होगा, बड़ा सोच रखनी चाहिए, एक लीडर को इतनी बड़ी सोच होनी चाहिए। और उन्होंने नहीं सोचा ये सब, उन्होंने कहा कि हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी करके, अरे गांधीवादी एक लिमिट तक ठीक होती है, एक लिमिट के बाद ठीक नहीं होती, फाइन। सो उन्होंने पूरे को पूरे अपने एजेंट भी पकड़वा दिए, और 2 लोगों की तो वो उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दिया, जो बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल्स थे, और दे यूज टू बी द बिग एसेट फॉर इंडिया। रिजल्ट ये होता है कि मर तो जाते हैं, और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट भी करती है, सो कोई फायदा नहीं हुआ अल्टीमेटली। और ये कहते हैं दैट इज वी कॉल कि कैसे इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत पुअर है, बिकॉज वी डोंट सी बियॉन्ड फ्यू थिंग्स। शांति वांति अपनी एक जगह ठीक है, बट बियॉन्ड टाइम आपको यदि करना पड़े तो करना होता है। यू हैव टू, कहते हैं ना, कहते हैं कि जहाँ जरूरत हो अहिंसा की वहीं होनी चाहिए, जहाँ हिंसा की जरूरत हो वहाँ हिंसा कर देनी चाहिए। ये हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है। तो वही है कि हमारी कैसे, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद आते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन दैट इंडिया स्टिल फॉलोज इन अदर फॉर्म। डायरेक्टली तो फॉलो नहीं करते हैं, बट लेट अस ट्राई टू सी कि पहले गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था। सो गुजराल डॉक्ट्रिन का बैकग्राउंड क्या है, दैट इज द डिटोरिएशन ऑफ द रिलेशन विद द नेबर्स। क्योंकि आपने पीछे जो कांड किए हैं ना, उसका असर अब पड़ रहा है। कांड तो आपने कर दिया, बांग्लादेश में कर दिया, श्रीलंका में कर दिया, मालदीव्स में कर दिया, लेकिन उसका रिएक्शन 2-4 दिन का नहीं होता, 10-12 साल के बाद आता है। तो किया किसने था? इंदिरा गांधी जी ने किया था, राजीव गांधी ने किया था, लेकिन भोगना किसको पड़ा है? तो गुजराल साहब को भेजना पड़ा। तो इंडिया के रिलेशन सब जगह से खराब हो गए। इंडिया को ना बांग्लादेश लाइक करे थी, ना श्रीलंका, ना मालदीव्स, ना पाकिस्तान से तो खैर करती नहीं कभी भी। तो गुजराल को लगा कि कैसे ऐसे चलेगा, हम लोग को भी सर्वाइव करना है और रहना ही है इनके साथ। तो उन्होंने कहा कि लेट अस मेक ए पॉलिसी दैट इज विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। सो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई, जिसको कहा जाता है गुजराल डॉक्ट्रिन। उसके क्या क्या कंटूर्स थे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इनका कहना था, सॉरी, पहला जो फंडामेंटल था इनका था दैट इज नॉन रेसिप्रोसिटी। क्या था? देयर शैल बी नो क्विड प्रो क्यो। क्या होता है ये? इट मीन्स कि आप किसी अपने फ्रेंड के साथ यदि जाते हैं कैफे कॉफी डे पे, डेट कर रहे हैं किसी को मान लीजिए, तो आप भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उससे, फाइन, काइंड और एनीथिंग एल्स, टेंजेबल और इंटेंजेबल, दैट इज योर कैपेसिटी, आप कैसे उसका यूज करते हैं, फाइन। अभी गुजराल जी का कहना है कि नहीं, हम कॉफी डेट पे तो ले जाएंगे लेकिन उससे हम कोई फायदा नहीं उठाएंगे, फाइन। सो ये गुजराल जी का कहना है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द पाकिस्तान, बोला पाकिस्तान के साथ ये अलाउड नहीं होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है उनके साथ क्या है कि विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ देम, सो देयर विल नो क्विड प्रो क्यो फ्रॉम द इंडिया। ये निस्वार्थ सेवा। रीजन इनका ये कहना था कि वी आर टू बिग, और बड़े भाई का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना दूसरों को। सो इसी को कहते हैं देयर विल क्या? नॉन रेसिप्रोसिटी फ्रॉम द अदर कंट्री, फाइन। यूनिलैटरल कंसेशन बाय द इंडिया विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, दैट इज नो क्विड प्रो क्यो। ये हो गया पहला डॉक्ट्रिन, फाइन। दूसरा है कि हमने तो दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि जीरो सम गेम नहीं होता। मैंने कहा था इंटरनेशनल रिलेशन इज नेवर अबाउट द जीरो सम गेम। आपने जीरो सम गेम किया, आप आउट हैं। तो उन्होंने कहा कि वी विल प्रोवाइड यू ऑल द नेसेसरी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल वी विल प्रोवाइड यू मनी, विल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, विल प्रोवाइड यू ह्यूमैनिटेरियन एड, बट आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा कि नेबर्स हैव टू एश्योर दैट टेरिटरी वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द इंडिया। उन्होंने कहा कि आपको ये चीज एश्योर करना पड़ेगा कि आपके देश में कोई दूसरी देश या नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव ना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में, या फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश या मालदीव्स में। सो सबको लगा इट इज अ विन विन सिचुएशन, फाइन, और सबने कहा कि ठीक है वी विल डू इट, फाइन। तो उन्होंने क्या कहा? वी विल डू इट। सो दैट वाज द बेसिक कंटूर ऑफ व्हाट? गुजराल डॉक्ट्रिन, फाइन। सो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है कि खराब है? ऑलमोस्ट इट इज गुड, फाइन, बिकॉज इट्स अगेन प्रोग्रेसिव इन नेचर। और आई.के. गुजराल यूज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो पता ही होगा आपको, फाइन। सो कौन थे? अपने शायद अटल जी से पहले यही हुआ करते थे, और इनको शायद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बहुत अजीब तरीके से बने थे। हाँ, उससे लेकिन उनसे ज़्यादा एक्सीडेंट इनका हुआ था, आई.के. गुजराल। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। उनके तो कुछ क्वालिटीज थी, तो ही वॉज क्रिएशन ऑफ द सिचुएशन ओनली, आई.के. गुजराल, फाइन। आई.के. गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा वगैरह नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बनेंगे, बट बन गए। सो होता है कई बार, फाइन। सो बेसिकली जो लार्ज आइडियोलॉजिकल थिंग थी दैट वाज टू ओनली, बट गुजराल डॉक्ट्रिन के बेसिकली 4 कंटूर्स हैं। कितने हैं? 4, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंटूर्स ऑफ दैट इज रिटन एज वेल। पहला क्या है? विथ नेबर्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका, इंडिया डज नॉट आस्क फॉर द रेसिप्रोसिटी बट गिव्स एंड एकोमोडेट्स व्हाट कैन इन गुड फेथ एंड ट्रस्ट। जो अच्छा होगा उनके लिए कर देंगे, ये हो गया। दूसरा है कि नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन। इन्होंने कहा कि ना मैं यूज करूंगा, ना तुमको यूज करने दूंगा, ना मैं खाऊंगा,
खाने दूंगा, फाइन। तीसरा हो गया नो कंट्री शुड इंटरफेयर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अनदर, कोई कि हम आपस में अब कुछ भी नहीं करेंगे, ना तुम्हें इंटरफेयर करेंगे ना तुम हमें इंटरफेयर करना। फोर्थ, द ऑल साउथ एशियन कंट्री मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी। पंचशील का ही है, एक्सटेंडेड वर्जन है बेसिकली देखा जाए तो। एंड फुल एंड फाइनल है दे शुड हैव सेटल्ड देयर डिस्प्यूट थ्रू द पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशन। क्या करेंगे? सो जो भी डिस्प्यूट होगा, यदि लड़ाई तो होनी ही है, सो जो लड़ाई होगी वो बायलैटरल नेगोशिएशन के द्वारा ही होगी, और लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करेंगे लोग, फाइन। दैट इज ऑल वी कॉल अबाउट द गुजराल डॉक्ट्राइन। फोर्थ लेनी तो ले लीजिए। एंड एक्चुअली इट्स शेप्ड द क्या कहते हैं एक्चुअली आउटकम ऑफ द इंडिया। जो अभी के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर इंडिया गुजराल जी का काफ़ी इंप्रेशन है, काफ़ी इंप्रेशन है, फाइन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी अचीव्ड बाय द गुजराल डॉक्ट्रिन, फाइन। सो ये जरूरी है क्योंकि व्हाट वी अचीव्ड इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के डॉक्ट्रिन से, मुंडो डॉक्ट्रिन का जो एक्सटेंडेड वर्जन, क्या हमने अचीवमेंट किया? निगेटिव ज़्यादा था, ने कहा ज़्यादा था, पॉजिटिव कम था। बिकॉज क्या हुआ कि हमारे दुश्मन बहुत हो गए, दोस्त कम रहे, ठीक है ना। सो अभी देखते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन। तो इसका क्या था? क्वालिटेटिव चेंज इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट काफ़ी बदल गया, माहौल अच्छा हो गया इंडिया के लिए। अब माहौल अच्छा हो जाएगा तो इंडिया को ग्रोथ भी मिलेगा, रूम भी मिलेगा। नाउ इंप्रूवमेंट इन रिलेशन विद द नेपाल। महानदी ट्रीटी हमारी नेपाल के साथ इस टाइम ही हुई है, बिकॉज नाउ वी आर जनरसली, हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक ठाक हेल्प किया उन्होंने। बिकॉज इंडिया बहुत डीप पॉकेट्स तो नहीं है लेकिन अच्छे खासे पॉकेट्स हैं। प्लस इंडिया का जो एक इमेज है वो बहुत अच्छी है, उस इमेज का हमेशा यूज़ करती है इंडिया, उसको फ़ायदा भी हुआ। गंगा वाटर ट्रीटी विद द बांग्लादेश हमने किया, और बांग्लादेश से हमारी जो लैंड बाउंड्री ट्रीटी है ऑलमोस्ट इट इज़ नॉट सेटल्ड, इट मीन्स ऑलमोस्ट सेटल्ड, हमारी कोई डिस्प्यूट नहीं बचा है थोड़े मोड़े चीज़ों को लेकर। Now slight normalization of relation with the Pakistan, that is the liberalization of the visa regime for the student patients। अब हमने क्या किया कि हमारे we are known as one of the health hub of the world। हमारी फार्मा कंपनीज तो बहुत आगे हैं, प्लस हमारा जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। यूएसए का हर एक तीसरा डॉक्टर इंडियन है, हर एक तीसरा डॉक्टर ऐसा माना जाता है कि इंडियन होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं यहाँ और डॉक्टरी वहाँ पर जाके करते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा इज्जत है। सो इंडिया के डॉक्टरी और हेल्थ सिस्टम खराब है, हेल्थ सिस्टम खराब है, बट यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, मेडिसिन की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो बाहर के बहुत सारे लोग देखिएगा इंडिया में हमेशा आते रहते हैं इलाज कराने के लिए। गलत तो है लेकिन क्या करेंगे, आप उनको पैसा नहीं देंगे, आप उनको इज्जत नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? मिलनी चाहिए लेकिन देते नहीं है ना, देते नहीं है, दैट इज द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट लार्जली। रिजर्वेशन का रोल नहीं है ज़्यादा, देखिए कहीं ना कहीं तो उसका होगा बट बहुत ज़्यादा रोल नहीं है उसका। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करती है, बट लार्जली क्या है कि ना यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ सिस्टम, दैट इज़ बिग इशू। और इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? ब्रेन ड्रेन ही होगा। कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन है, बट वाई ब्रेन ड्रेन इज देयर? आपने कभी सोचने की कोशिश करी? कहते हैं कि वी मेक सीईओज ऑफ द वर्ल्ड। क्यों नहीं आपके यहाँ का कोई कंपनी जो आपकी यहाँ भी लावा कंपनीज थी ना, आपके यहाँ ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी ना, माइक्रोमैक्स कंपनी थी ना, क्यों नहीं ग्रोथ करवाई? और आप ओप्पो और वीवो क्यों आ गई, या फिर एप्पल क्यों आ रही है? सो बेसिकली यू डोंट गिव रिस्पेक्ट टू द टैलेंट, और टैलेंट को आप नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं जाएगा। सो कितने दिन लोग रहेंगे अंडर पेड होके, कितने दिन रहेंगे अंडर स्टाफ्ड कंपनी के साथ काम करके? सबके एस्पिरेशन होते हैं और यूएसए में उनको मौका मिलता है इसलिए वो जाते हैं। सो ये यूएसए का एडवांटेज नहीं है, आपका डिसएडवांटेज है कि यू आर नॉट एबल टू कैटर दोज टैलेंटेड। सो आप कुछ भी कर दीजिए उनको, आपकी गलती ज़्यादा है, उनकी गलती कम है। आप देना शुरू कीजिए इंसेंटिव्स, आप देना शुरू कीजिए पैसा, आप देना शुरू कीजिए इज्जत, वो आपके यहाँ भी आएंगे। उनको तो पैसा चाहिए, देश में किसको प्यारा नहीं होता, सबको अच्छा लगता है ना। आप इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए ना वैसा, तभी तो लोग आएंगे। तो लास्ट में क्या होता है कि इंडियाज़ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसको अवेल करने के लिए लोग अभी भी आते हैं, नाइजीरिया के लोग आते हैं, यूसी मालदीव्स के लोग आते हैं, अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में ट्रीटमेंट कराने के लिए। सो दीज आर द क्रेडिबिलिटीज ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन, बिकॉज वी आर सेइंग कि हम में जो हो सकता है हम करेंगे फॉर यू, बिकॉज वी आर बिग ब्रदर एंड यू आर अवर छोटे मोटे ब्रदर्स, और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट अच्छा हुआ है। दैट पॉलिसीज स्टिल वी आर फॉलोइंग, अलग फॉर्म में लेकिन फॉलो करना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट द ओरिजिनल पॉलिसी। कहीं ना कहीं इसका इम्प्रिंट किसके ऊपर है? पंचशील का इम्प्रिंट इसके ऊपर है, फाइन, और इसका इम्प्रिंट किसी और के ऊपर। चलिए, सो हैंस सक्सेसिव गवर्नमेंट इन दिल्ली कंटिन्यू टू शो देयर बिलीव इन द गुजराल डॉक्ट्रिन, और हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन को फॉलो करते रह रहे हैं, फाइन, क्लियर। सो कैसा लगा गुजराल का डॉक्ट्रिन? इट्स बेटर ना, एटलीस्ट बेटर।
मोस्ट ऑफ द चीजें वी आर फॉलोइंग ऑफ द, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स, बारिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के हमारे अलग पॉलिसी हो, ये भी तो करें। ये सारी चीजें किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ, हाँ, एक्सेप्ट पाकिस्तान के साथ, सबके साथ है। चलिए 9 आते हैं अपने फेवरेट, किसके ऊपर? नहीं, पाकिस्तान अब आएगा, ये खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, अब आएंगे मनमोहन डॉक्ट्रिन। चलिए, सो मनमोहन जी का क्या कहना था, लेकिन देखते हैं इनका भी देख लेते हैं, बिकॉज उसके बाद अपना मोदी जी के ऊपर आ जाएंगे और वो फाइनल हो जाएगा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन पूरा का पूरा। फाइन। सो क्या लिखा हुआ है, दैट इज, इनका प्राइम फोकस क्या था? पाकिस्तान था। फाइन। क्योंकि इनको ये लगा था कि द डे यू सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द इशू इज नॉन इशू। उनको लगता था बाकी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है हमारा, बाकी हमारे रिलेशन ठीक ठाक ही सबके, हमने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन सही कर दिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दैट्स वाई हिज प्राइम फोकस वाज क्या? पाकिस्तान। ऑल्सो वी कैन हैव ए सिचुएशन, वी स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट इन द काबुल, लंच इन लाहौर एंड डिनर इन दिल्ली। क्या कर रहे हैं ये लोग? तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट अफगानिस्तान, इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। सो इनका ये लार्जर विजन था, क्योंकि ये कहते थे कि यदि ट्रेड अच्छा हो गया तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे ऊपर टेररिज्म नहीं होगा, हमारे रिलेशन भी नॉर्मलाइज होंगे। ये इनका विजन था एंड इट वाज गुड एज वेल। फाइन, क्योंकि यू डोंट हैव ऑल, हर एक टाइम में आपके मसल फ्रैक्शन नहीं हो सकती। चलिए, सो और इनकी पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जाती है? कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने में लग जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कश्मीर इशू को ही फोकस किए हुए थे, और इसके कारण इन्होंने बहुत सारा, सरमुल शेख में इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया जिनको इंडिया को अभी भी शर्म आती है। दैट विल स्टडी एज वेल। चलिए, सो ये लाते हैं क्या? मुशर्रफ मनमोहन फॉर्मूला। फाइन। सो फॉर्मूले का क्या नाम है? मुशर्रफ मनमोहन फॉर्मूला। और जो पहले होता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, जो नाम पहले होता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, और मनमोहन सिंह ने जानबूझ के उसको मुशर्रफ को ज़्यादा इज्जत दी थी। ऑल्दो वी कॉल मुशर्रफ इज ए मैड बॉय ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट उस, वो ऐसा बंदा था जिसके पास कैपेबिलिटीज थी पूरे के पूरे साउथ एशिया के सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने की। ही हैड ऑल द कैपेबिलिटीज, बिकॉज वो काफ़ी पावर में भी था। फाइन। पावर में होने का ये फायदा होता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो सिचुएशन देता हूं, देखता हूं कि आपके डिप्लोमेटिक क्वेश्चन कितने हैं। सो आई एम टेस्टिंग योर DQ। क्या कर रहा हूं? सो एक होता है क्या? एक होता है IQ। IQ क्या होता है? कितने आप तेज हैं, सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा क्या होता है? EQ। ये क्या होता है? इमोशनल। मीन्स आपका कल UPSC का पेपर है और आपके निब्बी ने आपको कह दिया कि मेरा ब्रेकअप हो रहा है। सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन, कि आप कल UPSC का पेपर देंगे कि रोना धोना शुरू कर देंगे? सो तब तो जरूर देना है। तो इसको बोला जाएगा कि अच्छा EQ है, क्योंकि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम मेरा देखेगी। ठीक है ना? सो वो हो गया। तीसरा मैं जो चेक कर रहा हूँ अभी आपका, दैट इज वी कॉल DQ। क्या कहते हैं? हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मैंने बना दिया अभी DQ, दैट इज डिप्लोमेटिक क्वेश्चन। फाइन। सो आपके पास दो सिचुएशन में दे रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1 है कि आपको बना गया है डिसीजन मेकर पर्टेनिंग टू द रिलेशन विद द पाकिस्तान। आपके पास सोल एंड होल अथॉरिटी है कि आप पाकिस्तान के साथ जो कहेंगे वही हम लोग मान लेंगे। फाइन। और आपको दो लोगों से डील करना है। पाकिस्तान में दो प्लेयर हैं जिससे डील करना है। पहला हो गया दैट इज आर्मी और द मिलिट्री, जिसको कहते हैं मिल इस्टेब्लिशमेंट। क्या कहते हैं? शॉर्ट में लिख दूं, चलेगा? सो पहला जो प्लेयर है दैट इज द आर्मी, दैट इज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिससे आपको डील करना है। और दूसरा है दैट इज द पॉलिटिशियंस, और जिसको कहते हैं आप दोज हु आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, PM और CM और जो भी होते हैं। सो बीइंग ए डिप्लोमेट, whom you will prefer and why? whom से ज्यादा है why, because there should be some logic. ठीक है, खत्म हो जाएगा। आपका ये कहना, आपका नहीं, वो ऑप्शन नहीं है, आप दोनों को डेट नहीं कर सकते हैं। क्यों?
ठीक है, ठीक है, आप बताइए, तीसरा भी देख लेते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट आई वांटेड टू हियर। आप तीनों सही हैं अपनी अपनी जगह, बट बीइंग अ डिप्लोमेट मैं देखूंगा कि सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, जो इन्होंने बताया, दैट रीजन क्या है कि आर्मी इज ए पावर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि आर्मी यूनिफाइड है वहाँ पे, आर्मी की एक ही आइडेंटिटी की वो पाकिस्तान की आर्मी है। एट द सेम टाइम पॉलिटिशियन की बहुत सारी आइडेंटिटी है, पॉलिटिशियन में 5-6 लोग तो ऐसे ही हैं, जो PMLN नवाज है, या फिर पाकिस्तान के जो इमरान खान है, उसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो वहाँ पे पावर में है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यदि आप एज ए डिप्लोमेट डील करते हैं तो आपको 8-9 प्लेयर से डील करना पड़ेगा, 8-9 आपको कहीं ना कहीं कोई अलग अलग सिचुएशन में क्रिएट करेंगे और अलग अलग चीज़ों से आपका फेवर मांगेंगे। तो आपको 8-9 जगह से करना पड़ेगा, तो देयर विल बहुत सारा फोर्सेस जो आपको पुल एंड पुश करते रहेगी। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर डीलिंग विद द आर्मी, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द पावर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। सो पावर में बेसिकली पाकिस्तान में आर्मी ही रहती है हमेशा। वहां कहा जाता है ना, जो इमरान खान को क्या कहता है, इट इज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं इसको क्या, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज आर्मी ने सेलेक्ट किया है उनको। सो अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है, आर्मी के पास है। सो एज ए डिप्लोमेट, एज ए लीडर ऑफ द इंडिया, यू शुड बी डीलिंग फर्स्ट विद द आर्मी, एंड इफ यू आर डीलिंग विद द आर्मी, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सो इसलिए मनमोहन सिंह ने क्या किया था, मनमोहन सिंह ने इसलिए यही किया था। सो मुशर्रफ जो पावर सेंटर में थे, क्योंकि ये क्या थे, पहली बात तो आर्मी से थे, ही वॉज जनरल, प्लस वो प्राइम प्रेसिडेंट भी बन गए थे कू करके, नवाज शरीफ को भगाया और खुद बन गए। सो अभी तो उनको बस दोनों पावर है, डिप्लोमेट्स भी, आप इनके पॉलिटिशियन भी यही है और आर्मी भी यही है। तो मुशर्रफ को इन्होंने कहा कि हम लोग बिल बांट के, ठीक है ना, दोस्त बनते हैं और हम लोग कुछ कुछ करते हैं जिससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सिचुएशन क्रिएट हो। और मुशर्रफ इन प्रिंसिपल एग्री भी हो गया था। इसलिए कहता हूँ मुशर्रफ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, जो एक हमारी अपॉर्चुनिटी थी साउथ एशिया को प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो बस मुशर्रफ कर सकता था, और उसके बाद अब कोई नहीं कर पाएगा, अभी तो नहीं कर पाएगा, जो दिख नहीं रहा है। फाइन। सो इसलिए नाम पहले किसका आएगा, मुशर्रफ का, बिकॉज मनमोहन क्या कर रहे हैं, अपीजमेंट कर रहे हैं, अपीजमेंट करेंगे तभी तो मुशर्रफ कुछ आपको कंसेशन देगा। उन्होंने तो कहा कि मेरा भी नाम लिखो, इसको मुशर्रफ फार्मूला ही कर दो, मतलब मुशर्रफ की आंखों में आंसू आ गए कि भाई इतना बड़ा सेक्रीफाई मत करो, तुम अभी अपना नाम रख लो। सो इन्होंने दोनों ने मिलकर नाम रखा, दैट इज मुशर्रफ मनमोहन फार्मूला। फाइन। सो इनका क्या क्या था, 4 बेसिकली थे। फर्स्ट वाज द डीमिलिटाइजेशन ऑफ द सिविलियन स्पेसेस इन द कश्मीर। कहाँ पे, क्योंकि इनका पूरा का पूरा क्या है, कश्मीर ही है, सारा का एनर्जी कहाँ किया है, रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू, तो कश्मीर की बातें करेंगे। फाइन। दूसरा था LOC इज ए सॉफ्ट बॉर्डर। तो सॉफ्ट बॉर्डर क्या होता है, लड़ाई नहीं हो, वो नहीं होता, सॉफ्ट बॉर्डर होता है। हम जैसे मैं कहूंगा वी आर हैविंग आवर सॉफ्ट बॉर्डर विद द नेपाल एंड भूटान, व्हाट डज इट मीन, एग्जैक्टली जहां पे वीजा तो लगेगा, कोई बात नहीं, वीजा तो अगर टेक्निकल है, जहां पे फ्रीक्वेंट मूवमेंट, अनहिंटर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड अदर चीजें हो, फाइन, दैट वी कॉल सॉफ्ट बॉर्डर। बॉर्डर तो है बट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वहां, तो उसको, हाँ, देयर इज ए फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ द पीपल प्लस अदर थिंग्स, इसको कहते हैं सॉफ्ट बॉर्डर। तो उन्होंने कहा कश्मीर जो पूरा का पूरा इलाका है, जो कुछ पार्ट इंडिया का है और कुछ पार्ट किसका है, सो लेट अस सपोज ये कश्मीर है पूरा का पूरा, इसमें 2 प्लेस में, फर्स्ट इज द इंडिया एंड सेकंड इज द पाकिस्तान। तो इन्होंने कहा कि जो हमने हार्ड बॉर्डर बना रखा है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको रिजॉल्व कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली कश्मीर जो है यूनिफाइड एंटिटी है, कश्मीर तो एक ही आइडेंटिटी है ना, वो कहते हैं ना कश्मीर, कश्मीरियन, कश्मीरियत। फाइन। सो वो उन्होंने कहा कि कश्मीर को डिमिलिटराइज कर दो, पहला। दूसरा जो बॉर्डर है, आर्टिफिशियल क्रिएशन है, जो LOC है, उसको सॉफ्ट बॉर्डर बना दो। तो इसका क्या फायदा होगा, कंट्रोल की तो बात ही नहीं आ रही ना अभी तो, क्यों नहीं होगा, नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो उनका भेजेंगे तभी जब मुशर्रफ चाहेगा, मुशर्रफ नहीं चाहेगा तो नहीं जाएगा। सो वाला सिचुएशन खत्म हो गया। ध्यान भटक गया, कहाँ ध्यान चला गया था, चाइना, मत जाओ अभी चाइना को, जब चाइना को डिस्कस करेंगे तो करेंगे, वो भी करेंगे, वही मैं करूँगा, हमें हमारे पास वो भी उपाय है, जब चाइना में पढ़ेंगे ना वो उपाय हम बता दूंगा मैं आपको। फाइन। अभी थोड़ा सा पाकिस्तान को फोकस कर लेते हैं, मनमोहन जी को देख लेते हैं। सो इनका कहना था कि हम बनाते हैं LOC को सॉफ्ट बॉर्डर, और मैं कह रहा हूँ कि LOC क्या है, दैट इज द आर्टिफिशियल क्रिएशन बाय इंडिया एंड पाकिस्तान।
अदरवाइज कश्मीर वॉज द यूनिफाइड एंटिटी ना, तो 1947 में कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, या फिर कश्मीरी वैसे भी नहीं चाहते थे, कब्जा नहीं होता तो वो आते भी नहीं कभी हमारे यहाँ, इंडिपेंडेंट एंटिटी रह जाते। और इसी के कारण क्या होता है ना कि एक हार्ड बॉर्डर बनी है जो आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ द बाउंड्री है। जो कश्मीर में आप देखेंगे देयर आर पीपल जिनके कुछ रिश्तेदार इधर हैं, कुछ रिश्तेदार उनके उधर हैं, उनकी आपस में खूब बात होती है, व्हाट्सअप कॉल खूब होती है। आई हैव हर्ड दिस अबाउट थिंग। सो आपस में क्योंकि कल्चर एक चाचा इधर चला गया, एक चाचा उधर चला गया, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ गया। सो वो उनका कहना था कि एक चाचा को दूसरे चाचा से मिला देते हैं, भरत मिलाप करवा देते हैं। भरत मिलाप तभी होगा ना जब ये आपका जो हार्ड बॉर्डर है वो खत्म हो जाएगा, फेंसिंग वेंसिंग खत्म हो जाएगी, तो लोग आपस में फ्रिक्वेंटली मिलना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, मुशर्रफ जी का कहना था यही कि हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉफ्ट बनाते हैं, और इंडिया ने भी कहा था वी विल डू इट। इसका फायदा क्या होगा बताइए? फायदा ही देखिए, कश्मीर इज नथिंग बट मूछ की लड़ाई, कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग बट मूछ की लड़ाई, मूछ की लड़ाई बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, फाइन। सो और इसका सफर कौन कर रहा है इससे सबसे ज्यादा? कश्मीरी कर रहे हैं। सो कह रहे हैं कि कश्मीरी को नहीं सफर करने देते हैं, वी विल रिजॉल्व अवर जो भी कन्फ्लिक्ट है, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। सो जो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है उसको खत्म करके देयर इज ए मोर इंटीग्रेशन। ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, टेररिज्म कम होगा, क्योंकि यहीं के लोग तो इधर भी आ रहे हैं ना, और यहीं के लोग टेररिज्म कर रहे हैं, तो कहेंगे कि एक यदि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, टेररिज्म अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। एंड उनका एक लॉजिक ये ठीक था, ऑल्दो बाद में देखेंगे कि इसके इश्यूज क्या हुए। फाइन, अब समझ में आ गया व्हाट इज द सॉफ्ट बॉर्डर जो फॉर्मूला दिया हुआ था। नाउ लेट अस ट्राई टू सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द क्रॉस एलओसी ट्रेड। इन्होंने कहा अभी ट्रेड रिज्यूम कराओ, किसमें किसमें, जो हमारा सामान है उधर जाना चाहिए, उधर का सामान इधर आना चाहिए। अभी उनके यहाँ प्याज खाने के लिए नहीं होता, कभी टमाटर नहीं होता, टमाटर बहुत महंगा है वहाँ पे, उन्होंने इंडिया से टमाटर मंगा भी था, हमने मना कर दिया, बोला तुम बिना टमाटर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ऐसे ही हैं। और हमें कई बार व्रत में सेंधा नमक खाते हैं हम लोग, सो वो मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे हम लोग क्योंकि तुम बड़े गंदे लोग हो, तुम व्रत व्रत करते हो, और वो हमारे नुकसान हो जाता है, हमारे यहाँ बम फूट जाता है। सो वो मना कर हैं, सेंधा नमक, तो सेंधा नमक सिंध से आता है ना हमारा, बेसिकली कहा जाता है, फाइन। सो वो हम वहाँ से करते हैं, तो व्रत में व्रत का नमक बोलते हैं ना उसको। सो वो अब नहीं आता हमारे यहाँ, बहुत कम आता। अरे वैसे लॉजिक कोई थोड़ी ना है सो वो कहेंगे देखिए आप इंडिया पावरफुल होगी तो पैसा आएगा, पैसा का इन्वेस्ट करेंगे, आर्मी में इन्वेस्ट करेंगे, आर्मी इन्वेस्ट करेंगे हमारे बम फोड़ेंगे, यही करते हैं वो। सो क्या करना उसका। सो सो वो क्या करेंगे, क्रॉस एलओसी ट्रेड की बात कर रहे हैं। अगेन ट्रेड होगा तो जहाँ ट्रेड होगा वहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ट्रेड मैंने कहा था नवाज शरीफ वाज वेरी कैपेबल ऑफ अगेंस्ट सॉल्विंग इंडिया और पाकिस्तान का प्रॉब्लम, बट उसको सपोर्ट नहीं मिला था आर्मी का, फाइन। तो बिकॉज नवाज शरीफ इज ए बिजनेसमैन बेसिकली, स्टील टाइकून है वहाँ के, और वो हमेशा चाहेंगे कि इंडिया जो वन ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द स्टील है उनके साथ अच्छे रिलेशन रहे, ताकि लड़ाई वड़ाई ना हो और स्टील हमारा खूब बिके, फाइन। सो यदि मनमोहन सिंह भी ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न है, रीज़न यही है बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग की सी कि ट्रेड बढ़ेगा तो डिस्प्यूट कम हो जाएगा और सब कुछ ठीक होगा। नॉ लास्ट थिंग इज द इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द सियाचिन एंड सर क्रीक इशू एंड द एफटीए विद द पाकिस्तान। बताऊंगा, पहले देख लेते हैं सियाचिन एंड सर क्रीक इशू क्या है, वो हम पाकिस्तान में देखेंगे। बट ये समझ लीजिए कि सियाचिन को ये पीस पार्क बनाने की बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? पीस पार्क। पीस पार्क क्या होता है? वहाँ पे जाइए आप, निब्बा निब्बी के साथ बैठिए, चिल कीजिए और आप वापस आइए, दैट इज़ द पीस पार्क, ठीक है ना। सो वो कहते थे कि पूरे दुनिया के लोग यहाँ के आके ट्रेवल करें और जो फ़ायदा होगा वो आपस में मिल बांट लेंगे। तो उन्होंने कहा था कि सियाचिन जो सबसे ज़्यादा मिलिट्राइज रीजन है ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ पे इंडिया को भी रोज कम से कम कहते हैं एक सोल्जर के ऊपर 3 करोड़ खर्चा होता है, दैट जो है डेटा है। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल कि सियाचिन का इशू है, बट बहुत खर्चा होता है, पाकिस्तान का तो होता ही है, हम तो फिर भी बियर कर लेते हैं, पाकिस्तान वालों को बहुत ये डेंट करती है। तो उन्होंने कहा था कि जो इतना हम लोग खर्च करें प्लस लॉस भी बहुत है, हमारे सोल्जर्स उतने नहीं मरते नॉर्मल कंडीशन में जहाँ सियाचिन के हार्श वेदर से मर जाते हैं। तो सियाचिन को प्रोटेक्ट करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि नहीं किया तो आगे के दिन में दिक्कत होगी। सो इन्होंने कहा कि सियाचिन को एक पीस पार्क बना देते हैं और सर्करी किसी को भी डिसॉल्व कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्व नहीं रिजॉल्व कर देते हैं, फाइन। सो विल डिस्कस व्हेन विल डिस्कस पाकिस्तान के साथ, तो ये दोनों इशूज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देख लीजिए हमारा इनके साथ इशू है सियाचिन और सर्करी के ऊपर। और फाइनली एफटीए होता है, दैट वी कॉल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? एफटीए। सो बेसिकली एफटीए क्या होता है कि देखिए, हम यदि ट्रेड करते हैं कहीं से, पाकिस्तान से करें कि यूएसए से, वाई एप्पल 12 इज चीपर, मैंने बताया भी हुआ शायद कहीं, क्यों हुआ?
नहीं 13 तो आ गया, वो रीजन है ही, वो भी एक रीजन है। खैर क्यों रही कम? एक्चुअली क्या होता है, एप्पल 12 का प्रोडक्शन जो होता है अपने इंडिया में होना शुरू हो गया। ऑल्दो आपके भी लॉजिक ठीक है, 13 आ गया इसलिए 12 सस्ता हो गया, बट एप्पल 12 जो हो रही है इंडिया के चेन्नई या बेंगलोर में कहीं बनना शुरू हो गया अब। सो इंडिजिनस बनेगा तो लेबर कॉस्ट कम पड़ेगा तो सस्ता हो जाएगा, फाइन। प्लस एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता था अब वो नहीं लगेगा। यदि बाहर से यूएसए या चाइना से आ रही है तो मैं उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, और टैक्स बहुत हैवी होता है। वाई हार्ले डेविडसन इज सो कॉस्टली इन इंडिया, जबकि वो देखा जाए एग्जैक्टली हार्ले डेविडसन पे हम ट्रम्प काफ़ी कर देते, इंडिया तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती, 200% टैक्स लगा दिया हमने। यदि हार्ले डेविडसन के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बुलेट कैसे चलेगी? आपके पास दो ऑप्शन है, हार्ले पे बैठने का, बुलेट पे बैठने का, किसको प्रीफर करेंगे नॉर्मल कंडीशन में? हार्ले पे। और यदि हार्ले पे बैठ गए तो बुलेट वाले खत्म, माइक्रोमैक्स वाला हाल होगा, क्योंकि यही तो ठीक तो कर रखा है, यही तो ठीक कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं उसका। सो हार्ले पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, और इसको क्यों कहा है? क्योंकि इंडिया के लोकल चीज़ों को बताना है, बचाना है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा होता है कि आप कोई भी कंट्री से टैक्स नहीं लेंगे, आने जाने का टैक्स नहीं लेंगे, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट का टैक्स लेंगे। इसकी को कहा गया फ्री ट्रेड। अभी जान लीजिए, अगेन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, बट इतना जान लीजिए इसके कारण क्या होगी, आपके आपस की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। यानी पाकिस्तान से जो सेंधा नमक आएगा वो सस्ता हो जाएगा, इंडिया यदि उनको टमाटर दे रही है तो वो सस्ता हो जाएगा, फाइन। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे यहाँ टैक्स वैक्स नहीं लग रहा, इतना समझ लीजिए अभी, फाइन। तो यही बात कर रहे थे कि लेट अस डू दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो चीज़ें ट्रेड बहुत बढ़ जाएंगी, और ट्रेड बढ़ेंगी तो हमारे रिलेशन ऐसे भी अच्छे हो जाएंगे। दैट वॉज ऑल अबाउट द मुशर्रफ एंड मनमोहन फॉर्मूला, फाइन। सो उसका आउटकम क्या होगा, पहले देखिए आपको लग क्या रहा है कि कैसा है ये, व्हाट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू? ये भी बात है, वी आर गिविंग कंसेशन तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली सोचिए। सो स्ट्रेटेजिकली सोचिए कि व्हाट इज द बेनिफिट? बचेगा, बिल्कुल। सो डिफेंस का जो खर्चा है एक लार्ज खर्च है। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर पुअर कंट्रीज देखा जाए तो, यस। सो शेयर्ड ग्रोथ, वी कैन टॉक अबाउट द शेयर्ड ग्रोथ एज वेल। ये हो गया फायदा। फायदा नुकसान क्या है, या इसकी लूप होल्स क्या है? एग्जैक्टली। सो ऑन पेपर्स इट लुक्स वेरी गुड, अगेन वी आर गोइंग फॉर क्या, मोरारजी देसाई सिंड्रोम। ऑन पेपर इट लुक्स वेरी गुड कि मैं कॉल कर दूंगा प्राइम मिनिस्टर को तो वो क्या करेंगे, अरे नहीं नहीं बम ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन क्या करेंगे, धीरे धीरे से वो करते रहेंगे। तो पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट कांट बी ट्रस्टेड, क्योंकि उनकी उनकी हरकतें ऐसी हैं। आप क्या करेंगे, सॉफ्ट बॉर्डर तो बना देंगे, तो वो क्या करेंगे, आदमी की जगह टेररिस्ट भेजना शुरू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा उनको कौन आदमी कौन टेररिस्ट है। और जिस दिन उसका इंटीग्रेशन हो गया इंडियन सोसाइटी के साथ, तो उस दिन तो कहाँ बम ब्लास्ट होगा कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। ऑल्सो देर वॉज फ्रिक्वेंट बम ब्लास्ट ड्यूरिंग दैट रिजीम, बहुत होते थे, क्योंकि थोड़े लिबरल टाइप के थे, वीज़ा वीज़ा बहुत लिबरली दे देते थे वो। और उसी में क्या होता है, अच्छे लोग तो आते ही हैं जिनको ज़रूरत हो, बट बहुत सारे अनवांटेड लोग भी आ जाते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी आ जाते हैं। सो यदि ऐसा कुछ होता है, सॉफ्ट बॉर्डर हो जाता है तो ठीक है ना। नॉट ओनली दैट, हाँ मैंने डिस्कस किया, टेररिस्ट या नॉन स्टेट, ठीक है ना। पाकिस्तान के टर्म में तो हमेशा टेररिस्ट ही होगा और कोई नहीं होगा, फाइन। बाकी और दूसरे के टर्म में हो सकता है कि एनजीओज हो, प्राइवेट एंटिटी, बट पाकिस्तान के टर्म में हमेशा वो टेररिस्ट ही होगा। अफगानिस्तान के टर्म में भी मोस्ट ऑफ टाइम इट इज टेररिस्ट, दैट इज नॉन स्टेट एक्टर, फाइन। और क्या इश्यूज हो सकते हैं? सो क्या, हाँ अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, फ्री ट्रेड कर रहे हैं। अब उसको उसका सामान कोई लेने वाला है नहीं, सेंधा नमक सिर्फ इंडिया वाले खाते हैं, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया वाले ही खाते हैं। हाँ नवरात्र में, फाइन। इसका फ़ायदा क्या होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट होगी, और पाकिस्तान की इकॉनमी जिस दिन बूस्ट होगी ना, उस दिन आपको परेशान करेगी वो। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट, मैंने कहा था इट इज़ नॉट अबाउट साइज ऑफ द डॉग। मैंने क्या कहा था, ट्राई टू रिकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और आप इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द साइज ऑफ द डॉग, क्या? So it is all about fight of the dog. So how you fight it, it is important. It is not important. Israel छोटी सी कंट्री है, साइज है क्या उसकी, कुछ भी नहीं है, बट 6 कंट्रीज को 6 दिन में हरा देती है।
नॉट ओनली दैट, ईरान के ऊपर अटैक कर देती है, किसी के ऊपर अटैक कर सकती है। ईदी अमीन को जाके कहीं कहाँ 6,000 किलोमीटर जाके उन्होंने वहाँ पे उनका अटैक किया और वहाँ से छुड़ा के ले आए, जो हम लोग अफगानिस्तान नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत टाइम पहले। बेंजामिन नेतन्याहू क्यों आया लाइमलाइट में, पता है आपको? सो बेंजामिन नेतन्याहू, अगेन आई एम गोइंग, आपको आइडिया मिल जाएगा ज़्यादा। सो बेंजामिन नेतन्याहू वाज नथिंग, जो भी था उसके बड़े भाई थे, दैट वाज अगेन मेजर जनरल ऑफ द आईडीएफ, दैट इज इजरायली डिफेंस फोर्सेस। सो ईदी अमीन यूज टू बी ए डिक्टेटर, नाम याद नहीं आ रहा किस जगह का, बट क्या हुआ था, एक फ्लाइट उनकी वो हो गई थी, हाईजैक हो गई थी, जिसको ईदी अमीन के टेरिटरी में उतार दिया गया था। और ईदी अमीन वाज जनरली कंसिडर्ड एंटी इजराइल। तो इन्होंने ऑपरेशन किया था, जिसको लीड किया था किसने, बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई ने, और उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया था इजरायली वाले ने। बहुत दूर था वो, और ईरान से फ्लाइट लेके गए थे ये लोग, ईरान से क्रॉस करके गए थे और फिर वहाँ जाके एग्जीक्यूट किया था। ईरान हमेशा से उनकी हॉस्टाइल कंट्री रही बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। फाइनली उन्होंने किया और उनमें उनकी कुछ कैजुअलिटी हुई, जिसमें क्या हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू की बड़े भाई की डेथ हो जाती है, लेकिन उन्होंने जितने भी हाईजैक किया हुआ था सबको वापस सेफली इजराइल ले आते हैं। एंड वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कर सकते हैं, ठीक है ना, उन्होंने किया और सक्सेसफुली किया। तो इसी से राइज होता है बेंजामिन नेतन्याहू की, कि उसके बाद उनको पॉलिटिकल फिगर नाम मिलने लगता है, और फिर बेंजामिन नेतन्याहू पता ही है बहुत टाइम तक वो प्राइम, बहुत सारे, वी विल डिस्कस कि उन्होंने बहुत किया हुआ है, ये सब बहुत किया हुआ है। और इजराइल इज समथिंग दैट मैंने कहा अगेन, इट इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द बट द फाइट ऑफ द डॉग दैट मैटर्स। सो यदि इसके साथ ट्रेड कर रहे हैं तो अल्टीमेट फायदा क्या किसका होगा, इंडिया का तो होगा, उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फायदा पाकिस्तान का हो जाएगा। जो आज के टाइम में इकोनॉमिक वर्ज पे है, आप उसको रिवाइव कर देंगे, और जिस दिन वो रिवाइव हुआ उस दिन आपको परेशान करना शुरू कर देगा, उस दिन वो कुछ और कर देगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। बिकॉज उनका जो एक साइकी है, यू कांट चेंज, दे आर फेनेटिकल पर्सन, जो बहुत ही इमोशनल भी है, फेनेटिक भी हैं। और फाइनली वो क्या करेंगे, इंडिया के ऊपर कहीं ना नुकसान होगा इसका, इसलिए प्रैक्टिकली इट इज कंसीडर्ड, हाउएवर ऑन द पेपर्स इट लुक्स वेरी गुड, बट मुशर्रफ कब तक रहेगा प्रेसिडेंट, लिमिटेशन है, कभी कभी ना जाएगा, उसके बाद क्या गारंटी है कि वो आए तो कोई अच्छा ही आदमी आए, उसके बाद इमरान खान जैसा कोई आ गया जो नहीं चाहे। और मुशर्रफ का असेसिनेशन होने वाला था, मैंने स्टोरी भी सुनाई होगी कि यदि इसका ही असेसिनेशन होने वाला था तो क्या गारंटी कि जो नया प्लेयर आएंगे वो प्रो इंडिया रहेंगे, और क्या गारंटी कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। सो इट लुक्स वेरी गुड ऑन द पेपर, बट इट वॉज नॉट प्रैक्टिकेबल बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान की हरकत। फाइन, चलिए now let us try to understand the outcome of the मुशर्रफ एंड का वो फार्मूला, या मुशर्रफ जो अपने मनमोहन जी का फार्मूला था। सो क्या हुआ आउटकम, क्या है आउटकम बताइए? पहला हुआ दैट इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द रिलेशन विद द बांग्लादेश, जो मनमोहन जी ने किया, उसका फायदा कौन उठाए, मोदी जी उठाते हैं। फाइन, और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर लेते हैं, अभी के टाइम में माना जाता है वी आर इनटू द गोल्डन फेज विद द बांग्लादेश। हम लोग जब बांग्लादेश को पढ़ेंगे वी विल रेडी, या प्लीज नहीं प्रो। सो वहाँ पे दो पार्टीज हैं, वहाँ पे दो पार्टीज हैं, वन वी कॉल बीएनपी जिसकी लीडर है खालिदा जिया, एंड सेकेंड इज अगेन शेख हसीना। हाँ, जैसे बीजेपी कांग्रेस है ना, वहाँ पे भी यही है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, दूसरी है शेख हसीना लीड करिए, नाम पार्टी का क्या हो सकता है लेकिन लीडर्स ही हैं, एक खालिदा जिया, दूसरी है शेख हसीना। शेख हसीना इज डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, दैट वाज द नोन एज द फादर ऑफ द बांग्लादेश। फाइन, खालिदा, खालिदा KHA खालिदा जिया। सो शेख हसीना का रिजाइम इज कंसिडर्ड प्रो इंडिया, और खालिदा जिया का रिजीम इज कंसिडर्ड प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया। फाइन, सो ये कंडीशन है। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो शेख हसीना की है, दैट इज कंसिडर्ड प्रो इंडिया। फाइन, सो मोदी जी के उनके भाई बहन के रिश्ते हैं, ऐसा वो बोलती हैं। फाइन, हाँ सिन्हा, सिंगलीज, ये श्रीलंका का, हाँ हाँ शेख,
शेख हसीना होगी, सीना आपने सुन लिया होगा, शेख हसीना एक ही जैसा प्रोनाउंस हो रहा है ना, इसलिए लग रहा होगा। तो शेख हसीना जो भी उनकी प्राइम मिनिस्टर भी है अभी, फाइन, सी इज डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, गलत सुन लिया हो कुछ, फाइन। चलिए, तो बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे हो गए मनमोहन जी के टाइम में, उसका हमने बाद में फायदा भी हुआ था, दैट लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ अपना बाउंड्रीज एक्सकेवेशन भी हुआ, वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द बांग्लादेश। दूसरा क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट, एक्सट्राडिशन ट्रीटी, लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ये अपने नेबर कंट्री के साथ कहीं ना कहीं हुआ, वी हैव डन ऑल दिस नेपाल एंड ऑल के साथ, फाइन। फाइनली नो इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन विथ हुम, श्रीलंका एंड नेपाल। सो नेपाल और श्रीलंका के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनका सारा का सारा फोकस कहाँ था, पाकिस्तान में था, एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि क्या हो जाता है 20 किसके रिजिम में हुआ था, मनमोहन जी के टाइम में होता है, जब वहाँ के होम मिनिस्टर ने 3 बार या 4 बार कपड़े बदले थे, शिवराज पाटिल ने अटैक हुआ था, वो 4 बार उन्होंने कपड़े बदल के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, एंड इट वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द डिजास्टर ऑफ द मॉडर्न टाइम, जब हमारे ऊपर काफ़ी इंजरीज, हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। किसका? it is not outcome but it is again you are not protecting your own borders, fine, you are living a large coastal area जो हमने इसका 7500 किलोमीटर्स जो आपने छोड़ दिया ऐसे अनप्रोटेक्टेड, तो कहीं ना कहीं इंट्रूड करेंगे वो, फाइन। सो वो ज़्यादा मुमनोन की, लेकिन ये कि इंटरनल सिक्योरिटी वाज वेरी वीक एट द टाइम, क्योंकि फ्रिक्वेंटली बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल होते रहते थे, बिकॉज आप यदि जिस दिन आपने इंटरनल सिक्योरिटी छोड़ दी, पाकिस्तान तैयार बैठा है, बिकॉज उनकी क्या है, लास्ट उनका ड्रीम क्या है, टू गिव इंडिया 1000 कट्स, और 1000 कट्स में यही सब तो है, छोटे छोटे कट्स देने का, तो वो हो जाता है, फाइन। चलिए, अब आते हैं करंट डिस्पेंसेशन, दैट इज नरेंद्र मोदी जी का रिजीम, और इनका क्या क्या करना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला इनकी जो पॉलिसी है दैट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्या है, क्या है ये, पहले ना पड़ोस को पहले, और यही तो हमारे फॉरेन पॉलिसी का मेन हिस्सा भी है, हमने क्या कहा है, नेबरहुड फर्स्ट। सो कहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे इन्हें फर्स्ट स्वीरिंग इन किया था, ट्राई टू रिकॉल, इन्होंने सबको बुलाया था, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान को भी बुलाया था इन्होंने, फाइन, आए नहीं थी वो, सार्क के सबको बुलाया था, है? वो आएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी ना, उनकी भी तो पॉलिटिक्स है, वो आए नहीं थी लेकिन बुलाया था हमने, फाइन, क्या पता आए भी थे लेकिन मुझे याद नहीं, लेकिन बुलाया था इतना पता है, फाइन। सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में क्या करेंगे हम, वी विल ट्राई टू गिव प्रेफरेंस टू अवर नेबर्स, और इसी के क्रम में हम क्या करेंगे, अपने रिलेशंस ट्राई करेंगे सबके साथ अच्छे हो। सो वी हैव ट्राई टू इम्प्रूव आवर रिलेशन विद भूटान, भूटान का हाईएस्ट ऑर्डर मिला है मोदी जी को। वी हैव इम्प्रूव्ड आवर रिलेशन विद द बांग्लादेश, बहुत ही अच्छे फेज में है, दैट वी कॉल गोल्डन फेज ऑफ द इंडियो बांग्लादेश रिलेशन। वी हैव ट्राई टू इम्प्रूव आवर रिलेशन विद श्रीलंका, ठीक है ना, एंड हमने किया है कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट किया। मालदीव्स से हमारे रिलेशन अगेन दे आर वेरी गुड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द गवर्नमेंट, फाइन। सो ओवरऑल वी आर इम्प्रूविंग आवर रिलेशन विद द होम, तो बांग्लादेश के साथ यानी नेबर्स के साथ अच्छे कर रहे हैं। दूसरा इज द इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशन विद बांग्लादेश हो ही गया, ठीक है ना, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन इट इज इन द वर्स्ट फेज, इतना खराब सिचुएशन कभी नहीं हुआ था बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, फाइन। क्या क्या हुआ है खराब, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले मोदी जी की पॉलिसी थी लेकिन उन्होंने बदल क्या लिया। शुरुआत में ट्राई टू रिकॉल कि उन्होंने सबको बुलाया था इंक्लूडिंग पाकिस्तान, प्लस वो नवाज शरीफ की किसी के रिश्तेदार की शादी थी, वो काबुल गए थे और उन्होंने शादी उसकी अटेंड करी थी, याद है, बहुत बड़ा वो एक स्टेप माना गया था, और माना जाता था कि मोदी वॉज रियली इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव द रिलेशन विद द पाकिस्तान। बट वहाँ की जो डीप स्टेट है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, डीप स्टेट कल बात करी थी ना, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो थिंक टैंक होती है, वो कभी नहीं चाहती कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हों, क्योंकि जिस दिन इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो गए उस दिन उनके रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा और वो भूखे मर जाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी थ्राइव्स एंड स्ट्राइव्स ऑन व्हाट, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, और इंडिया ही नहीं रहेगा तो उनको कौन पैसा देगा, कौन कहेगा नहीं आर्मी आर्मी आर्मी, कोई नहीं करेगा। इंडिया में भी यदि इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे हो जाएं या फिर पाकिस्तान के साथ अच्छे हो जाएंगे, आर्मी की जरूरत नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। सो कहीं ना कहीं आर्मी की एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान से रिलेटेड है, मतलब जनरली कोई वार नहीं चाहता, लेकिन अगर इंडियन आर्मी की यूटिलिटी क्या होगी जब चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे जाएंगे। वाई देयर इज नो स्ट्रॉन्ग आर्मी इन यूरोप, यूरोप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है क्योंकि यूरोप लार्जली पीसफुल कंट्री है, कंट्री पीसफुल होगी तो क्या होगा, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आर्मी की। सो लेट अस सपोज, तो उसके लिए आर्मी की जरूरत नहीं है, यू नीड ओनली इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज, फॉर एग्जांपल पैरामिलिट्री, और यू नीड इंटेलिजेंस एजेंसी, और यू नीड पुलिस, जो हाइब्रिड वॉर है उसके लिए काफ़ी है। मैं कह रहा हूँ इमेजिन सिचुएशन, इफ वी आर इंप्रूविंग आवर रिलेशन विद द पाकिस्तान,
प्लस इफ यू हैव इम्प्रूव आवर रिलेशन विद चाइना और यदि सस्टेनेबल हो तो आर्मी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, जनरली नहीं पड़ेगी। तो हमारे पैरामिलिट्री काफ़ी है, पैरामिलिट्री भी हमारे साथ 11-12 कितनी बहुत बड़ी है हमारी पैरामिलिट्री इज वेरी बिग। नॉट ओनली स्टेट पुलिस है और उसके बाद एजेंसीज भी हैं, आईबी है, रॉ है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए आर्मी की ज़रूरत है। द सेम गोज विद द पाकिस्तान। पाकिस्तान की डीप स्टेट कभी नहीं चाहता था कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे हो, नहीं चाहेगा तो क्या होगा, अगले दिन ही क्या करेंगे वो लोग, अटैक करा देंगे। कहाँ? उरी, उरी में हुआ था ना। तो वो वापस आ रहे थे और यहाँ पे उरी हो गया एंड इट गेव मोदी शॉक। मैं तो हाथ बढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे क्या हो रहा है, उल्टा वो लोग हाथ काट रहे हैं। फिर उसके बाद पुलवामा हो गया, फाइन। सो दो ऐसे चीज हो गए जिससे मोदी को रियलाइज हो गया कि अगेन मोदी हैड ऑल द कैपेबिलिटीज टू रिजॉल्व द इशू बिटवीन, क्योंकि मैंडेट बहुत तगड़ा था और ये चाहते तो हो जाता, लेकिन पाकिस्तान अब नहीं चाह रहा था। पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता था कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हों, और उन्होंने, पाकिस्तान तो नहीं, क्या पाकिस्तान के डीप स्टेट नहीं चाहता था, वहाँ के लोकल लोग चाहते हैं, वहाँ के काफ़ी लोग चाहते हैं, देयर आर रैशनल पीपल इन द पाकिस्तान एज वेल, बट वहाँ का डीप स्टेट कभी नहीं चाहता था। रिजल्ट क्या होता है कि मोदी अब मसल फ्लैक्सिंग अपना पॉलिसीज अडॉप्ट कर लेते हैं, किसके अगेंस्ट में? पाकिस्तान के अगेंस्ट में। अब तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फेज ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑल्दो वी आर गोइंग फॉर द बैक चैनल डिप्लोमेसी, तो होते रहती है हमेशा कुछ ना कुछ, फाइन। चलिए, लिटिल इंप्रूवमेंट विद श्रीलंका, थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया अच्छा रिलेशन किसके साथ? मालदीव्स के साथ, क्योंकि मालदीव्स वाज अगेन, जब मोदी जी आए थे तो मुझे याद है कि वहाँ की गवर्नमेंट कह रही थी कि गार है, गार एक कंपनी है, जैसे अडानीज की कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी गार बनाती है एयरपोर्ट्स, तो मालदीव का एयरपोर्ट जो है गार ने बनाया था, तो कहा था कि अब इसको हटाओ और इंडिया को पैक करो, वापस भेजो, बिकॉज वहाँ पे प्रो चाइना गवर्नमेंट थी। सो जो कंडीशन बांग्लादेश में है वही कंडीशन मालदीव में भी है। वहाँ पे भी दो पार्टीज हैं, एक पार्टी जो चाइना को फेवर करती है, एक पार्टी जो इंडिया को फेवर करती है। और उस टाइम जो पार्टी थी वो चाइना को फेवर करने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे करके इंडियन एजेंसीज ने उसको हटाया और वहाँ पे नशीद की गवर्नमेंट बना दी, दैट इज अगेन कंसिडर प्रो इंडिया। और उनका उस पर ऊपर अटैक भी हुआ, बेचारे के ऊपर अटैक हुआ, बेचारा भी बीमार ही है, ठीक है ना, बॉम्ब। हाँ हाँ, वी हैव चेंज गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट बदली हमने बहुत जगह। सो वी हैव चेंज गवर्नमेंट नेपाल एज वेल, नेपाल में अब जो नई गवर्नमेंट आएगी प्रो इंडिया आएगी। सो करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ करते हैं, वो दिखता नहीं है, बाद में आपको पता चलता है कि अच्छा ये हो गया, ऊपर से भी दिखेगा जो आपको पता नहीं चलेगा, बाद अंदर इनकी बात होती है कि एक्टिविटीज़ चलते रहती हैं, रॉ है, आर्मी है, वी डू ऑल द थिंग्स, ठीक। क्योंकि देखिए, आपकी यदि गवर्नमेंट आपके फेवर में नहीं होगी तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। सो मालदीव में इतनी बड़ी आप एक एयरपोर्ट बना रहे हैं, मालदीव कंसिडर टूरिस्ट हब, टूरिस्ट हब है ना, लेकिन वहाँ पे यदि आप टूरिस्ट हब में आप बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं तो किसका फ़ायदा? आपको ही फ़ायदा होगा उसका। सो आपको यदि वहाँ पे प्रो गवर्नमेंट आपकी नहीं रही तो आपको नुकसान होगा, चाइनीज़ कंपनी आ जाएगी, फिर यही तो सारा गेम ही है। सो सिक्योरिटी अच्छी करेंगे, इकोनॉमी फॉलो होगी, इकोनॉमी अच्छी करेंगे, सिक्योरिटी फॉलो होगी। खूब ट्राई करते हैं, अभी भी देखिए 3-4 दिन पहले आया था, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है कि इंडिया गो बैक, इंडिया गो बैक, इंडिया चलते रहता है, जो फाइट इज ऑलवेज गॉन, बट अभी इंडिया को अपर हैंड मिला हुआ है। मालदीव से अपनी गवर्नमेंट है, नहीं होती, लेकिन क्या, जब एंटी इंडिया सेंटिमेंट होगा तो फंडामेंटलिज्म का राइज हो जाता है। सो अगेन मालदीव इज ए इस्लामिस्ट कंट्री, सो वहाँ पे इस्लामिस्ट फोर्सेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे वो। सो देखिए 3-4 इसके कंटूर्स हैं, उस दिन मैंने बताया भी था। सो वन इज़ पॉलिटिकल गेन के लिए बस, दूसरा हो जाता है कि आप पॉलिटिकल गेन के बियॉन्ड जाते हैं तो उसको कहते हैं एक्सट्रीमिज्म, और उससे भी ज़्यादा कहते हैं जिहादिज्म, इसका डिग्री बदल जाता है, फाइन। सो वन इज फंडामेंटल, फॉर एग्जांपल वन पार्टी इज अ फंडामेंटल पार्टी, सेकेंड पार्टी इज ए एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, एंड थर्ड पार्टी इज ए जिहादिस्ट पार्टी। तो इन तीनों का ये डिफरेंस है, फाइन। ओवरऑल देखते हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल पोजीशन ऑफ इंडिया विज़-अ-वी, ठीक है ना, अदर कंट्रीज। तो ओवरऑल क्या कंडीशन है? नॉट वेरी गुड इन इमीडिएट नेबर्स बट वेरी गुड विद अदर कंट्रीज, ठीक है ना, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है अपने इमीडिएट नेबर्स के पास, बट बाहर की कंट्रीज से, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, या फिर यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, जापान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, फाइन। सो इट इज कंसिडर वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द मोदी जी। अगेन मोर ऑफ द कंटिन्यूटी देन द चेंज, नो बिग चेंज, मैंने ये डिस्कस भी किया था कि फॉरेन पॉलिसी इज मोर अबाउट द कंटिन्यूटी रादर देन चेंज, और वही हुआ है। सो बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, ऐसा दिखता है बदल गया है, बट रियलिटी में कुछ नहीं बदला है, फाइन, रियलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं बदला। और देख लीजिए अपनी करंट गवर्नमेंट का फोकस किस किस चीज़ पे है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट इज इंडियन डायस्पोरा। सो इंडियन डायस्पोरा के ऊपर क्यों हम लोग फोकस कर रहे हैं? डायस्पोरा होता है यहाँ के जो लोग जाके बाहर बस जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ के लोग जो बाहर यूके में जाके बस गए, यूएसए में जाके बस गए, जिसको आप एनआरआई कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, क्या इसका फायदा होगा? वाई दिस गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन द इंडियन डायस्पोरा? पैसा, रिमिटेंसेस इसको कहते हैं, फाइन। सो यदि यूएसए में या यूएई में या फिर सऊदी में आपके लोग हैं तो वो घर पैसा भेजेंगे। सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमिटेंस जिसको मिलता है, जो फॉरेन करेंसी मिलता है, फाइन। दूसरा कि और क्या, और या टेक वाई वी आर फोकसिंग मोर, वो भी होगा कि आपके रिसोर्स कम होते हैं, लेकिन वो बड़ा इशू नहीं है। दे कैन बी योर एजेंट ऑफ चेंज और दे कैन बी एजेंट ऑफ इंडिया एज वेल, कि इंडिया के कल्चर को पहुंचा रहे हैं वहां पे, प्लस इंडिया की चीजों को वहां पहुंचा रहे हैं। सो दे कैन बी एन इंटेंजिबल फैक्टर ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। और यदि यूएसए में कुछ मूवमेंट होता है दैट इज एंटी इंडिया, या कनाडा में कुछ मूवमेंट होता है दैट इज एंटी इंडिया, फॉर एग्जाम्पल खालिस्तान मूवमेंट होता है, यदि हम अपने इंडियन डायस्पोरा को कॉन्फिडेंस में ले लें कि कहें कि नहीं आप प्रोटेस्ट कीजिए इसके अगेंस्ट में, तो कैनेडियन गवर्नमेंट करेगी ना, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा काफी स्ट्रांग है। इंडिया और पाकिस्तान की डायस्पोरा सब जगह है। दिक्कत क्या है कि वी हैव द क्वालिटी डायस्पोरा, पाकिस्तान के पास क्वांटिटेटिव डायस्पोरा है। क्या डिफरेंस है कि मीन्स हम लोग सीईओ बनाते हैं, वो लोग क्या बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं वहां पे जाके, तो वो लोग ड्राइवर डूबर बनते हैं, इंडिया के लोग जाते हैं तो सीईओ बनते हैं। डिफरेंस ये है, लेकिन दोनों के लोग दोनों जगह हैं। तो फॉर एग्जांपल यदि एप्पल का सीईओ इज इंडियन, और फॉर एग्जांपल इफ माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इज इंडियन एंड इज प्रो इंडियन, सो यदि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ गवर्नमेंट को कुछ बोलेगा तो डिसीजन तो लेगी, वो बहुत बड़ी कंपनी है। या फिर आपके ऐसे बहुत सारे सीईओज हैं जो आपके फेवर में हैं, तो यू कैन चेंज डिसीजंस, एटलीस्ट यू कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑफ दैट कंट्री। कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। सो दैट्स व्हाई द इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that's why this government is giving much of the emphasis to the Indian. Howdy Modi, what was that? Howdy Modi was event. Howdy Modi किया था ना हमने, यूनाइटेड स्टेट्स में किया था। सो पॉलिटिकल कैंपेनिंग था बेसिकली, बट अगेन दे हैव ट्राई टू मोबिलाइज द इंडियन डायस्पोरा। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको फिर फायदा उससे बहुत है, आप उसको जितना यूनिफाई करेंगे उतना आपको फायदा होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे लोग सपोर्ट करेंगे उस चीज को, देयर विल लॉट्स ऑफ द एनआरआई दैट विल बी अपोजिंग दिस गवर्नमेंट पॉलिसी एज वेल, बट सपोर्ट करने वालों को आपने एक जगह मोबिलाइज कर लिया, यू कैन मेक डिसीजंस एंड यू कैन अल्टर द डिसीजंस, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दैट इज लीडर टू पीपल डिप्लोमेसी। अभी आपने देखा होगा मोदी जी क्या करते हैं, नेतन्याहू से मिले या फिर ट्रंप से मिले या फिर बाइडन से मिले या फिर किसी से मिले तो क्या गले वले लिखते हैं, हाथ वाथ पकड़ते हैं, पुतिन से भी, किसी से भी। तो बेसिकली इट शोज कि आपके लीडर का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। या फिर वो भी करते हैं, यदि मोदी जी बाहर जाते हैं तो वो लोगों से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों से मिलते हैं, किसी के बच्चे को गोद में ले लिया, किसी से पूछ लिया आप कैसे हैं, किसी से गुजराती में बात कर ली, किसी से भोजपुरी। सो ऑल दीज आर द जेस्चर्स, ठीक है ना, जो दिखता है कि ये आर्टिफिशियल, बट इसका असर क्या होता है कि वो आपके लॉयल हो जाते हैं। आप किसी से गले मिल रहे हैं और आप किसी से फॉर्मली हाई लो कर रहे हैं, इसमें बहुत फर्क पड़ता है, फाइन। सो इससे एक मैसेज आता है कि वार्मथ है। वाई इट इज कंसिडर्ड कि मोदी का ट्रम्प से बहुत अच्छा रिलेशन था, क्योंकि शोबाजी बहुत थी, अंदर कुछ भी हो, अंदर वो कहते हैं कि ये लोग ऐसे ही लोग हैं, लेकिन शोबाजी बहुत थी। इसका असर क्या होता है, इंडिया की इमेज बिल्डिंग बहुत होती है। या फिर ट्रम्प चला गया तो बाइडन के साथ भी अच्छे रिलेशन है, वो ट्रम्प गया उसको कोई बात नहीं, अब बाइडन इज माई फ्रेंड बाइडन हमसे पहले भी मिलते थे, बचपन में हम लोग साथ खेलते थे, स्टोरी कुछ कर दिया। इससे एक्चुअली यही शो होता है कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसका असर बहुत पड़ता है। जो डिसीजन मेकर है, जो बिजनेस डील करने वाले हैं, उससे हमें फेवर मिल जाता है। दैट्स व्हाई ही अगेन फोकसिंग ऑन द P2P एंड P2G कनेक्शन, फाइन। उसके बाद क्या है, पर्सनल डिप्लोमेसी, फाइन। सो अभी नेतन्याहू के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन है, या इनके रिलेशन शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे हैं। सो यदि इंडिया को चाहेगा डिसीजन मेकिंग करवाना, इन्फ्लुएंस करना, तो डायरेक्ट कॉल कर देगा, नहीं तो डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा। तो कौन फास्ट होता है, डायरेक्ट कॉल की डिप्लोमेटिक चैनल वाला? डायरेक्ट कॉल, इसमें इश्यूज भी कम होती हैं, फाइन। यदि 36 राफेल हम मंगवाते हैं ओनली बिकॉज वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस, पर्सनल रिलेशन है, तो जो राफेल का डिसीजन है दैट इज नॉट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं दिया हमने, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग है ये। सो गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट की ऐसे क्या होता है, हमने कॉन्टैक्ट निकालते हैं और फिर सब कुछ होता है, फिर एक्यूजेशन होता है, फिर आर्मी हमारी अप्रूव करती है। अभी सब कुछ बाईपास कर दिया, कहा कि हमें इमीडिएट जरूरत है, हम कर लेते हैं 36, बाद में देखा जाएगा वो सब। सो दिस इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग बिकॉज द रिलेशन बिटवीन द फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज वेरी गुड, पर्सनल लेवल पर रेपो बहुत अच्छा है, तो उसका रेसिप्रोकेट भी करेंगे, क्यूट प्रो क्यों भी होगा, फाइन। एंड फाइनली इट इज द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है, मसल फ्लैक्सिंग बहुत करी है।
सो मलेशिया का केस याद कीजिए, नेपाल का केस याद कीजिए, कोई भी ऐसी कंट्री जो इंडिया के साथ बदतमीजी करेगी उसके साथ हम मसल फ्लेक्सिंग करेंगे। इकोनॉमिक क्लाउड जो है इंडिया का या फिर नेपाल के, सॉरी चाइना के साथ, सो वी हैव बैंड टिकटॉक और वी हैव बैंड लॉट्स ऑफ द चाइनीज ऐप, बिकॉज क्या उससे चाइना को बहुत फायदा था, इंडिया को कम फायदा था। तो इंडिया को एक बहाना चाहिए था कि दीज आर द टूल्स दैट इंट्रूड इनटू द इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटीज को अफेक्ट करती हैं। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अपने इकोनॉमिक पावर का यूज करेंगे और ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, अपना सारा का सारा यूज कर लेंगे। और यही अभी के गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी। फाइन, सो नाउ वी विल एंड इट, फिर डिस्कस करते हैं। टाइम भी शायद हो ही गया, फाइन है ना। सो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, सो नया टॉपिक हो जाएगा। सो अच्छा है ना, टाइम का इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा। फाइन, ये कौन सी बुक है बता दो। हाँ ठीक है, ये बुक ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट फॉर द स्टूडेंट पर्पस, मैं बता देता हूँ, दिस इज अगेन मोर एकेडमिक इन नेचर। फाइन, सो इस किताब को अब रखिएगा, खरीद लिया है तो रखिएगा। आप लोग नहीं आए थे तो मैंने आपको एक पीपीटी शेयर करूंगा। फाइन, सो आई हैव शोन दिस कि कैसे आपको आईआर में 40 से 50 घंटे इन्वेस्ट करके यू कैन सेव योर 200 और 250 आवर्स ऑफ द क्लास। रीजन कि मैंने एक आर्टिकल शेयर किया है, सी राजा मोहन का आर्टिकल है अबाउट द इंडियाज प्रेजेंस इन द यूरेशिया, जो हमने थ्योरीज ही पढ़ी थी। आई विल शेयर, और आपको लगेगा कि ये जो 1000 वर्ड का आर्टिकल है जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इस टाइप का कोई भी आर्टिकल होगा तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू रीड वंस, आपको बेस पता है कि क्या क्या यूरेशिया में अपने क्या क्या अपने रिलेशन बताइए। व्हाट आर द यूरेशिया मतलब सेंट्रल एशिया लार्जली, तो क्या क्या इंडिया के इंटरेस्ट हैं, हमने क्या डिस्कस किया था। तो यू प्रिपेयर लेट, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। फाइन, क्या किया था। सो पहला इज आवर ट्रांजिशन, मतलब कि कनेक्टिविटी। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ द चाइना इज देयर, प्रेजेंस ऑफ रशिया इज देयर, प्रेजेंस ऑफ यूएस इज देयर, वी नीड टू काउंटर, प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान इज देयर। तीसरा, वन बेल्ट वन रोड वहीं से जा रही है। ऑल दीज थिंग्स आर, यू विल सी यही चीजें बस वर्ड चेंज करके आर्टिकल्स आती हैं, एंड यू विल सी लॉट्स ऑफ सच आर्टिकल इन ईच एंड एवरी पेपर। सो अल्टीमेटली आपको यदि बेस पता होता है तो यू आर एबल टू सेव योर लास्ट टाइम। और उसके आपको क्या फायदा होगा कि आपने 8-10 घंटे इधर इन्वेस्ट किए तो आपको वहां पे 80-90 घंटे का फायदा हो जाता है। और एक आर्टिकल बना रहना है अबाउट द यूरेशिया जो मैंने कहा था, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा तो होगा ही, वो एक्स्ट्रा को बस ऐड कर लेना, बाकी बाकी आर्टिकल पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, उस चीज को क्यों पढ़ना है। फाइन, सो सेव, यू कैन सेव योर टाइम एंड एनर्जी एज वेल। सो इससे आपकी टाइम सेविंग होती है, इट हेल्प्स यू, बाद में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दैट्स व्हाई आईआर की स्टडी इज इंपॉर्टेंट। फाइन, इट गिव यू एन होलिस्टिक एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। फाइन, information more as we time we are facing information साइवर या